everyone. A very good evening. Am I audible and visible? Good evening everyone. क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Good evening, good evening, good evening. कैसे हैं आप सब यार? फटाफट से आ जाओ और एक बारी जल्दी जल्दी से बता दो क्या आप बच्चों को मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रही हूँ. Am I audible and visible? हाँ जी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. फटाफट से आ जाओ यार, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो ज्वाइन. बिकॉज आज हम लोग करने वाले हैं सैम्पल पेपर. इस सैम्पल पेपर में बहुत कुछ नया है, कुछ खास चीजें हैं जो मैं आपको बस अभी कुछ मिनटों में बताने वाली हूँ. पहले आप लोग सब आ जाइए फटाफट से और मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप सब. ऑल राइट. हेलो जी, हेलो, सत श्री अकाल सबको. बढ़िया बढ़िया, जल्दी जल्दी से आ जाओ. क्लास को फटाफट से बच्चों लाइक और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो. आज की क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है, इवन ये पूरा वीक ही स्पेशल है, मैंने आप लोगों को बोला था राइट. तो आज की क्लास में भी आप लोग पा सकते हो मौका मेरी साइड से गिफ्ट जीतने का, और कल की क्लास में भी आपको मिलेगा मौका. तो वो क्या है मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगी. बस आप लोग पहले फटाफट से आ जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए. आई लव तानिया मैम. ओ माय गॉड, शी लव्स यू टू. चलो आ गए सारे बच्चे. क्लास 11th की क्लासेस होंगी बेटा फेब 1 तारीख से. ठीक है, तो 1 तारीख से फेब में मैं 11th की भी क्लासेस शुरू कर दूंगी. दोबारा से हम लोग फाइनल एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे. चैनल पे 2 क्लास होगी, एक 10th की एक 11th की. दिक्कत आप बिल्कुल भी मत लो, ठीक है. बट मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, अभी मैं आप लोगों के लिए इस संडे या 1-2 दिन बाद एक गूगल मीट रखने वाली हूं, जिसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना है. तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा. टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है पहले नंबर पर. तो आप लोग प्लीज याद से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है. अब आप फटाफट से आ जाइए और मैं आपको बता देती हूं कि आज के सैंपल पेपर में क्या स्पेशल चीज है. बता दूं? जल्दी से कमेंट कर दो यस मैम. बता दूं क्या स्पेशल है? आज आप अच्छे लग रहे हो, थैंक यू, शुक्रिया आपका. चलो, अनसीन पैसेज नहीं आता, अभी ले आएंगे अनसीन पैसेज को. देखते हैं कैसे नहीं आता. इसकी तो ऐसी की तैसी, ऐसे कैसे नहीं आएगा ये, ठीक है. तो अनसीन पैसेज वगैरह सब आएगा, दिक्कत मत लो, अभी आएगा, सब भागते हुए आएगा तुम्हारे पीछे अनसीन पैसेज. रुक जाओ बस तुम. चलो ठीक है. तो यार देखो, ये जो पेपर है ना, ये बेसिकली निकाला बोर्ड ने ही है, ठीक है. एंड इसके जो आंसर्स है ना वो हैंड रिटन है. हैंड रिटन मतलब बच्चे ने ही अटेम्प्ट कर रखा है, ठीक है. एक आंसर गलत भी उसने लिखा है जो मैं आपको बताऊंगी. बट आज हम देखेंगे अक्सर क्या होता है, मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाती हूँ, है ना, कि भाई ऐसे तुम्हें लिख कर आना है, या मैं खुद से आंसर लिखकर तुम्हें बताती हूँ कि देखो ऐसे तुम्हें लिख कर आना है. बट आज के सैंपल पेपर में हम एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कैसे आंसर लिख कर आना है, ठीक है. खाली आंसर लिखना ही मतलब आंसर लिखना तो हम सीखेंगे, बट उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बोर्ड के एग्जाम में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे नंबर कट सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल नहीं करके आनी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, कैसे हमें लिखना है, ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है. तो इंग्लिश के पेपर में बहुत बच्चों के नंबर कट जाते हैं. बच्चे बोलते हैं अरे मैम हमें तो आ ही नहीं रहा था, या बहुत पेपर लेंदी था, फलाना था, ढिमकाना था. तो वो सारी बातों पे आज हम लोग बात करेंगे. बट पहले आप लोग फटाफट सारे बच्चे आ जाइए, फटाफट से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो, ठीक है. सारे बच्चों को बुला लो ताकि हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक. और क्लास नहीं तो तुम लोग अभी छोड़ दो, ठीक है. मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि बीच में मत छोड़ना. जब भी आप किसी क्लास को बीच में छोड़ते हो तो पता है क्या होता है, ना तो आपको पूरा वो लेक्चर समझ में आ पाता है और ना आधा लेक्चर किसी काम का होता है. इसलिए नहीं तो आप अभी मत देखो, अगर आपका मन नहीं है तो बाद में देख लेना, या फिर अगर आप अभी देख रहे हो तो डिसाइड कर लो कि भाई क्लास के एंड तक हम तो देखकर ही जाएंगे कि आज मैम क्या पढ़ा रही है, ठीक है. ओके. और क्लास के बीच में मैं गिफ्ट भी बताऊंगी कि आपको गिफ्ट कैसे मिल सकता है और आपको उसके लिए क्या करना है,
ठीक है, बट मैं वो अभी नहीं अनाउंस करूंगी, मैं पढ़ाते पढ़ाते अनाउंस करूंगी, क्लास के बीच में अनाउंस करूंगी। इतनी बात अगर सबको समझ में आ गई तो मेरे सारे बच्चे कमेंट करेंगे मैम वी आर रेडी, जल्दी जल्दी कि यस मैम हम लोग रेडी हैं। तो वो गिफ्ट क्या होने वाला है, आपको उसमें क्या करना है, देखो यार कोई भी चीज है ना, इवन गिफ्ट के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आपका बर्थडे तो है नहीं कि मैडम ऐसे ही गिफ्ट दे देगी, राइट, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से किसी एक या दो को ही गिफ्ट मिलेगा, तो आपको उसके लिए करना क्या है ये मैं बताऊंगी, ठीक है, और मैं बताऊंगी आपको क्लास के बीच में, यानी कि जैसे ही हम लोग हमारा फर्स्ट रीडिंग पैसेज सॉल्व कर लेंगे तब मैं अनाउंस कर दूंगी कि भाई गिफ्ट क्या है। शुरू करें। आई एम फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स, वेलकम जी। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे सारे बच्चे तैयार हैं, सारे बच्चे रेडी हैं। शुरू करें, फटाफट से लिख दो मैम आई कैन डू इट विद अ फायर इमोजी, एकदम एक पॉजिटिव वाइब होना चाहिए भाई, एक फायर इमोजी तो बनता है यार। और अच्छा भूलना मत, संडे को मैराथन है सुबह 9 बजे से, ठीक है, तो यार देखो मेरी भी एक ही दिन की छुट्टी होती है संडे की, पर वो मैं खुद को दे नहीं रही हूँ पिछले कुछ संडे से, है ना, तो मैं भी जल्दी उठूंगी तो तुम्हें भी उठना है, और सुबह 9 बजे हम लोग मिल रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा मजेदार क्लास करने वाले हैं। सारे चैप्टर्स मैम तुम्हें एक बार फिर से समझाने वाली है, ठीक है, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना संडे को 9 बजे। चलो तो मेरे सारे बच्चे रेडी हैं, शुरू करते हैं अब हम लोग बेटा जी क्लास को, ठीक है। अब हम रीडिंग पैसेज के साथ शुरू करेंगे। हम लोग सैंपल पेपर करने वाले हैं, और सैंपल पेपर में ये देखो बच्चे ने आंसर लिखे हुए हैं, तो हम लोग उस पर्सपेक्टिव से समझेंगे। मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, अब ये राइटिंग समझ आए ना आए तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नहीं लिखा, तुम्हारी तरह किसी बच्चे की हैंड राइटिंग है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका क्या लॉजिक है, कैसे समझना है, क्या करना है, ये हम अभी थोड़ी सी देर में देखेंगे। पहले हम लोग पैसेज को करना शुरू करते हैं। अब देखो पैसेज, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि अरे मैम पैसेज कैसे करें, है ना। अच्छा अगर ये नहीं दिख रहा है ना तो जूम कर लेना थोड़ा सा, अपनी जो फोन की स्क्रीन है उसको फुल स्क्रीन पे जाओ और हल्का सा जूम कर लो, दिखने लगेगा, ठीक है। छोटी स्क्रीन पे देखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा छोटा दिखे। तो यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों को होता है अरे यार रीडिंग पैसेज कैसे करें, रीडिंग पैसेज तो मैम हमसे होता ही नहीं है, मैम इतनी भारी अंग्रेजी लिखी होती है कि बस पूछो ही मत, राइट। तो इन सभी केसेस में केवल और केवल देखो दो ही चीजें हैं रीडिंग पैसेज में जो आप बच्चों को ध्यान रखनी है, जो आपको एट दी एंड हेल्प करेगा। पहली चीज क्या है, पहली चीज है बहुत अच्छे से समझना पैसेज को, और दूसरी चीज है प्रैक्टिस करना, क्योंकि कोई भी चीज भगवान ने हमको नहीं दिया आशीर्वाद कि जा बेटा तो दुनिया का हर रीडिंग पैसेज कर लेगा, ऐसा मैं तेरे को वरदान दे रहा हूं, ऐसा बच्चों कुछ सीन नहीं है, ठीक है। तो हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा, जितना आप रीडिंग पैसेज को प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग देखोगे कि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। अब रीडिंग पैसेज के लिए बच्चों का क्वेश्चन आता है मैम पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े या पहले हम लोग पैसेज पढ़े, तो ऑलवेज 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 स्टार्ट विद योर क्वेश्चन, क्योंकि अपने पे पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं है कि आप लोग पहले अपने पैसेज पे जाओ, उसे पढ़ो, फिर आप क्वेश्चन पे आओ, फिर दोबारा पैसेज पे, तो इतना टाइम वेस्ट हम लोग कतई नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? कैन आई गेट अ यस मैम इन द कमेंट सेक्शन? देखो आज की क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें सीखने मिलने वाली हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी यार यस मैम बोलो फटाफट से, फिर हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग भी मुझे इसके साथ आंसर करोगे, खाली मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आप लोग भी सॉल्व करोगे मेरे साथ। तो सारे बच्चे भूत बन के नहीं देखेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि भूत बन के नहीं बैठना है क्लास के आगे, कि फोन ले लिया सोफे पे चिल कर रहे हैं, रजाई के अंदर घुस के फिर फोन देख रहे हैं, ऐसे आपको क्लास नहीं समझ में आएगी, ना ही विद्या आपके पास आएगी, ठीक है। अब विद्या कोई लड़की नहीं है, विद्या मतलब विद्या, पढ़ाई आपके पास नहीं आएगी, ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपनी कॉपी या पेन या पेंसिल आप लोग साथ में रखिए, जो मैं पढ़ा रही हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इसी विश्वास के साथ हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सब बच्चे जूम करके क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो। लिखा है व्हेन वाज किंग तूतनखामेन बरिड। अब ये ना ट्यूट वाला है, एक क्लास 11th में आप लोग जाओगे तो चैप्टर भी है, वो पढ़ाऊंगी मैं, जैसे 11th वालों को पढ़ाया ना मैंने ट्यूट वाला चैप्टर, वैसे तुम्हें भी पढ़ाऊंगी। तो ट्यूट वाला एक चैप्टर भी है जो हम पढ़ेंगे, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या कि व्हेन वाज किंग ट्यूट बरिड। अब यहाँ पर हमें कीवर्ड उठाना है, मान लो हमने किंग ट्यूट को उठा लिया यहाँ से, ठीक है। अब किंग ट्यूट हमें हमारे पैसेज में देखना है कि भाई कहां लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर देखो आप लोग कहीं किंग ट्यूट दिख रहा है? कोई बच्चा मुझे बताएगा इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी जल्दी इंटरेक्टिव क्लास बनाएंगे और गिफ्ट भी मैं अभी अनाउंस करूंगी, बट आपको बताना है कहीं आपको किंग ट्यूट लिखा हुआ दिख रहा है? जल्दी बताइए। ठीक है बेटा गौतम, अभी देखेंगे ना, अभी जब ग्रामर पे चलेंगे। हाँ भाई, सेकेंड लाइन वेरी वेल। सो ये देखो लिखा हुआ है किंग ट्यूट वॉज बरीड इन अ सॉलिड गोल्ड कॉफिन 3300 years ago। सो बिल्कुल ऊपर ही हमें हमारा क्या मिल गया? पहला आंसर मिल गया। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा टॉपर है उसने भी लिख रखा है भाई ऑप्शन नंबर सी 3300 years ago। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप अपनी आंसर शीट बोर्ड में जब आप अपने आंसर्स को लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिखें, यानी कि आपने पहले क्वेश्चन नंबर डाला कि भाई 1 का आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन कौन सा है, और फिर लिख भी दें कि भाई ये आपका आंसर है। बहुत सारे बच्चे खाली ऑप्शन लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, एंड उससे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो आप लोग अगर ये भी लिख दोगे आगे कि कौन से ऑप्शन में क्या बात लिखी है तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए भी। ठीक है मेरी जान, तो यहाँ पे 3300 years ago इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो सबको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लिखा है व्हाई डिड इजिप्शियंस होल्ड गुड इन ग्रेट एस्टीम। ये गोल्ड, ओ सॉरी गुड नहीं गोल्ड, तो ये पूरा का पूरा पैसेज ना गोल्ड के ऊपर है। अब यहाँ पर इजिप्शियंस की बात हो रही है कि व्हाई डिड इजिप्शियंस होल्ड गोल्ड इन ग्रेट एस्टीम, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस, फॉर लवली गोल्ड ऑर्नामेंट्स, या बिकॉज इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। अब हमें क्या करना है? इजिप्शियंस को ढूंढना है। कोई भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमें यहां से उठाना है और हमें हमारे पैसेज में जाके ढूंढना है। सो इजिप्शियंस देखो कहां लिखा है, कौन बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी देखकर बताओ। कहीं पर भी इजिप्शियंस की बात हो रही है? जल्दी जल्दी बताओ, चाहे आप शुरू से पढ़ लो। अब शुरू से ही पढ़ोगे तो लाइन नंबर 1 में दिख जाएगा कि मैनकाइंड्स फैसिनेशन विद गोल्ड इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ। अगर आप आज की डेट में देखो है ना, तो सोना तो सबको चाहिए, सोना नहीं सोना गोल्ड, है ना, गोल्ड के पीछे तो सब पागल है। तो बोला गया है कि ये जो फैसिनेशन है ना, ये जो गोल्ड को लेके पागलपन है ना, ये बहुत पहले से जब सभ्यताएं शुरू हुई थी तभी से ये जो पागलपन है, फैसिनेशन है, ये लोगों में है। तो पहले के जमाने में जो इजिप्शियंस थे उनके लिए गोल्ड बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, क्यों? गोल्ड हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर देम। रिलीजियस सिग्निफिकेंस मतलब रिलीजियस साइड से उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था गोल्ड। ठीक है, पूजा पाठ, उनकी परंपराएं, उनके जितने भी सारे के सारे, एक तरीके से आप बोल सकते हो, वो वर्ड नहीं मेरे को याद आ रहा, क्या बोलते हैं यार उसको, फिर से वो वर्ड, सेरेमनीज। ठीक है, जितनी सेरेमनीज होती थी उसमें गोल्ड उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिलीजियस सिग्निफिकेंस। ठीक है, तभी जब किंग ट्यूट, वहां का एक राजा हुआ करता था किंग ट्यूट, जिसकी मौत बहुत ही ज्यादा अर्ली लाइफ में हो गई थी, तो जो किंग ट्यूट था ना उसको गोल्ड के कॉफिन में मतलब ऐसे दफनाया गया था। ठीक है, तो यहां पर द करेक्ट आंसर वुड बी, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। समझ में आया? हाँ बेटा, पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगी, उसकी दिक्कत मत लो आप। नेक्स्ट पे देखो नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो भाई सही नहीं है। अब बच्चों इन टाइप के क्वेश्चन में ना हमें क्या करना होता है? हमें दिमाग लगाना होता है। क्या दिमाग लगाना होता है? देखो 4 स्टेटमेंट दी है, अब आप पे नहीं तो ये ऑप्शन है आप जाके पूरा पैसेज पढ़ो। भाई पूरा पैसेज पढ़ने का टाइम किस पे है, राइट? अब आप क्या करोगे, जो ये 4 ऑप्शन दिए ना, आप फटाफट से अपने पैसेज पे नजर मार लोगे कि भाई ये चारों वहां पर दे रखे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप देखो यहां पर बात हो रही है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। इनमें से बताना है कौन सा गलत है। लिखा है गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड को छोड़ के कॉपर और सिल्वर भी अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। फिर लिखा है कि गोल्ड कैन बी इजिली बीटन, मतलब गोल्ड को आप ऐसे बीट करके एक लेयर सी बना सकते हो, एंड इट इज इजी टू वर्क विद। और गोल्ड का एक इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। तो ठीक है, हम चलकर देखते हैं कि ये सारी बातें हमें कहां पर दिखाई देती हैं। अब देखो एक लाइन तो यही दिख गई कि गोल्ड इज एक्सट्रीमली इजी टू वर्क विद, तो ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। जब हम आगे चलते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि भाई इट कैन बी बीटन इनटू अ शीट, तो ये भी सही हो गया। आगे हम लोग चल रहे हैं तो यहां पर ये भी पता चल गया कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन एनी अदर सब्सटेंस एक्सेप्ट कॉपर एंड सिल्वर, कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
बट कॉपर और सिल्वर भी गुड कंडक्टर्स हैं और साथ ही साथ वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी जरूरी है। तो चारों ही पॉइंट्स हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो। भाई ये वाला तो बिल्कुल सही है कि गोल्ड छोड़ के कॉपर और सिल्वर गुड कंडक्टर्स है, बिल्कुल सही। गोल्ड कैन बी इजीली बीटन, इजी टू वर्क, ये भी सही। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि बेस्ट कंडक्टर है। भाई बेस्ट थोड़ी है, गुड कंडक्टर है ना, क्योंकि कॉपर और सिल्वर भी है। सो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा नॉट ट्रू है। बट यहां पर जो हमारा टॉपर है उसने गलत आंसर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमारी अकल कि हमें बुक्स में भी कंप्लीटली रिलाय नहीं करना कि भाई इसमें तो सब सही होगा, नहीं, आपको अपने से एक बारी जरूर पढ़ के देखना है, ठीक है। इसने लिख रखा है ऑप्शन नंबर डी, जबकि ये बात क्लियरली पैसेज में लिखी हुई है कि भाई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में गोल्ड का रोल है। तो यहां पर इसका आंसर गलत है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीवन? गॉट इट? यस मैम, नो मैम, मिल सकता है मेरे को, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों आंसर तुम्हें समझ में आए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग, ठीक है। द वॉन्डरिंग इजराइलाइट्स वर्शिप्ड अ गोल्डन काफ। अब ये लोग गोल्डन काफ को वर्शिप क्यों करते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियन, इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल, कैन रिप्लेस मनी, या गुड कंडक्टर। तो हम लोग बच्चों दोबारा जाएंगे पीछे और देखेंगे कि ये इजराइल वाले लोगों की बात कहां हो रही है। तो यहां पर फटाफट से बताओ, कहीं पर आपको दिख रहा है कि हो रही हो बात? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी ढूंढो, मैं भी ढूंढ रही हूं, तुम लोग भी ढूंढो। कहीं पर भी दिख रहा हो तो कमेंट में बताओ मेरे को कि यस मैम इस वाली लाइन में दिख रहा है। यस बेटा शहजादी, जरूर देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते? हाँ जी, जल्दी बताओ। और भी है हमारे पास, पीछे भी देख लो कहीं पर। आई गॉट 65 आउट ऑफ 80। ओके, बोर्ड्स में पर हमें और ज्यादा लाने, ठीक है। फोर्थ लाइन, बच्चे बोल रहे हैं मैम फोर्थ लाइन, 1 2 3 4। कहां फोर्थ लाइन? मेरे को तो नहीं दिख रहा अभी भी, मेरे को तो अभी भी नहीं दिख रहा। कौन से वाले पैराग्राफ में? नंबर 3, 4th, 5th, कौन से वाले पैराग्राफ में बात कर रहे हो, ये भी तो बताओ। कौन से वाले पैराग्राफ की बात कर रहे हो, ये भी तो बताओ ना, तभी तो समझ में आएगा मुझे। क्वेश्चन दिखा दूं एक और बार, क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन में कोई बुराई नहीं है। लिखा है द वॉन्डरिंग इजराइलाइट्स वर्शिप्ड द गोल्डन काफ। तो कहीं पर भी गोल्डन काफ लिखा हुआ दिख जाए वो तुम्हें बताना है। हाँ बताओ कहां पर दिख रहा है गोल्डन काफ लिखा हुआ? फर्स्ट पैराग्राफ की 4th लाइन में दिख रहा है, ठीक है, वेरी नाइस, ये दिख गया मुझे भी गोल्डन काफ। सो द वॉन्डरिंग Israelites worshipped the golden calf and the legendary king Midas asked that whatever he touched turned into gold। तो ये तो ऑलरेडी पहले ही पैराग्राफ में तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस की ही बात हो रही है, राइट। पहले में तो सबने रिलीजियस सिग्निफिकेंस ही बच्चों बता रखा है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियन। उनके रिलीजियन में ये नेसेसरी था, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो टॉपर है उसने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है कि भाई ए है इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियन। तो आप जब भी पेपर में लिखो इसी तरीके से लिखना, जब भी आप नेक्स्ट आंसर दो एक लाइन का गैप जरूर देना, ठीक है, जिससे कि चाहे आपकी राइटिंग, इसकी राइटिंग भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बेकार ही है, बट क्योंकि इसने गैप दिया है, तमीज से लिखा है, कटिंग्स इसने इतनी ज्यादा नहीं करी है, कम करी है, इसलिए हमें लग रहा है भाई इसने बिल्कुल साफ सुथरा पेपर में लिखा है, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप लोग अपने पेपर में ध्यान बरतना। नेक्स्ट देखो नंबर 5 लिखा है हाउ वर ब्लैक लेबरर्स एक्सप्लॉइटेड। यानी कि अब हमें दोबारा से तुम लोग पैसेज में जाओगे और मुझे बताओगे ब्लैक लेबरर्स की बात कहां हो रही है, ठीक है। ब्लैक लेबरर्स मतलब साउथ अफ्रीका के जो लेबर्स थे उन्हें एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता था, ये आपको बताना है। तो अब देखो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख गया ब्लैक लेबरर्स, यानी कि आपको आंसर भी यही कहीं मिलेगा। तो फटाफट से पढ़ो और मुझे पॉइंटर्स लिखकर बताओ
कि भाई इन्हें एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता था। एक्सप्लॉइट क्या होता है, किसी का गलत फायदा उठाना। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। देखो लिखा है पीपल हैव ऑलवेज लॉन्ग टू पोसेस गोल्ड, यानी कि लोगों को हमेशा सोना चाहिए होता है, उनका हमेशा दिली ख्वाहिश होती है कि भाई मुझे सोना मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इसी डिजायर की वजह से ह्यूमन कैरेक्टर का एक वर्स्ट साइड भी निकल के आया। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में खंजर खोप देते हैं, सोना मेरा है मेरा है मेरा है, खोप देते हैं खंजर, राइट। तो वही बताया गया, जो स्पेनिश पहले के लोग भी, जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे, वो क्या करते थे, लूट लेते थे, ठीक है, टेम्पल्स लूट लेते थे, ग्रेव्स, यहां तक कि जो लोग मर गए हैं, है ना, दफना दिया है, सोना वोना लाद के उन्हें भी लूट के ले जाया करते थे, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार देते थे। और बोला है आज भी अगर आप देखोगे द इकोनॉमी ऑफ साउथ अफ्रीकन गोल्ड माइन डिपेंड लार्जली ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्लैक लेबरर्स हु आर पेड अबाउट 40 pounds a month plus boarding and lodging. They work in conditions that can be described as cruel. About 400 miners die in South Africa each year. यानी कि वो इतने ज्यादा बुरे कंडीशन में काम करते हैं कि जिसे हम क्रूएल बोल सकते हैं, ठीक है। हर साल बहुत सारे जो माइनर्स हैं वो साउथ अफ्रीका में मारे जाते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर हमें एक तो बात पता चल गई कि केवल उन्हें 40 पाउंड्स मिल रहा है, यानी कि लो वेजेस है, और साथ ही साथ वर्स्ट कंडीशन में उनसे काम कराया जा रहा है। तो यही हम लोग यहाँ पे पॉइंटर्स लिख सकते हैं। देखो इसने भी सही लिखा है कि ब्लैक लेबरर्स वर मेड टू वर्क इन द गोल्ड माइंस एट अ वेरी लो पे, नंबर 1, ठीक है, वेरी लो पे लिख सकते हो, वेरी लो वेजेस लिख सकते हो, और दूसरा आप लिख सकते हो कि भाई दे वर्कड इन वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन में उनसे काम कराया जाता है। समझ में आया, ठीक है जी। तो इस तरीके से लिखना है। ये जो कटिंग्स इसने कर रखी है ना, ये अवॉइड कर रही है। इससे हमें एक और चीज सीखनी है कि अगर हमसे गलती हो भी जाए तो ऐसे घुचड़ू मुचड़ू करके हमें कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। कैसे नहीं करनी है, घुचड़ू मुचड़ू करके नहीं करनी है। अपने को खाली एक लाइन, मान लो मैंने कुछ लिखा, यहाँ पे कैट लिखा, गलत हो गया, एक लाइन खींचो, आगे बढ़ो। ज्यादा घुचड़ू मुचड़ू करोगे वहां तो फिर वो गंदा दिखेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, नंबर 6 लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। तो पैराग्राफ 1 से ही हमें हमारा आंसर ढूंढना है, इसने क्लियरली बता दिया है, ठीक है। लिखा है किंग ट्यूट was buried in a solid gold coffin 3300 years ago। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, राइट, कर चुके हैं कि नहीं, कि भाई क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज गोल्ड वॉज कंसीडर्ड सैक्रेड इन द रिलीजियन ऑफ द इजिप्शियंस। उनके रिलीजियन में यही चीज थी, वो लोग गोल्ड को बहुत ज्यादा प्योर, बहुत ज्यादा बड़ा मानते थे, कि अगर कोई किंग मर भी रहा है तो उसको सारी चीजें गोल्ड की लाद के देंगे। जब आप क्लास 11th में ये चैप्टर पढ़ोगे तब आप देखोगे कि जब किंग ट्यूट की डेथ हुई थी, है ना, तो क्या क्या चीजें इन्होंने लाद के मतलब उनके कॉफिन में रखी थी। ये लोग आफ्टर लाइफ में बहुत बिलीव करते थे, ठीक है, कि इस लाइफ के बाद भी एक आफ्टर लाइफ है, उसमें ये लोग बहुत बिलीव करते थे। तो वो सारी चीजें रख देते थे इंसान के साथ जिसकी उसे आगे जरूरत पड़ेगी, रेजर वगैरह सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहां तक हो गया। नंबर 7 लिखा है बेस्ड ऑन योर रीडिंग 2 रीजन बताओ किस चीज के, कि नॉट ओनली इज गोल्ड ब्यूटीफुल बट इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। यानी कि गोल्ड ब्यूटीफुल तो है बट साथ ही साथ वो खराब नहीं होता। तो अब हमें कोई ऐसी चीज पैसेज में से ढूंढनी है जहां पर गोल्ड के बारे में कुछ ऐसा लिखा हो कि वो खराब नहीं होता। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। चलो बताओ मेरे को। अब देखो यहां पर ही लिखा हुआ है इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि हमारा आंसर भी हमें यहीं कहीं मिलेगा, है ना। नंबर 2 के स्टार्टिंग में ही लिख दिया है क्या, कि नॉट ओनली इज गोल्ड ब्यूटीफुल, गोल्ड ब्यूटीफुल तो है बट गोल्ड इतनी जल्दी खराब भी नहीं होता। मम्मियां क्या बोलती हैं कि बेटा पैसे हैं ला कुछ गोल्ड ही बनवा के रख लेते हैं ना। गोल्ड का मतलब तो ये कि एक तुमने इन्वेस्टमेंट रख रखी है, राइट। सो यहां पर लिखा है इट विल नॉट रस्ट और corrode, उस पर जंग नहीं लगता, ठीक है। क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता। तो यही आप लिख सकते हो। नंबर 1 इट विल नॉट रस्ट, नंबर 2 इट विल नॉट corrode, सिंपल, ठीक है जी। तो यहां से हमें हमारा आंसर मिल गया और हमारे टॉपर भाई साहब ने भी यही लिख रखा है, ठीक है, यहां पर लिख रखा है नंबर 1। दूसरा उसी के आगे हमें मिलेगा। 2 रीजन हमें बताने हैं ना, एक सेकेंड, हाँ।
तो दूसरा हमें देखो उसी के आगे मिलेगा। अब लिखा हुआ है गोल्ड कॉइन्स एंड प्रोडक्ट्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम द मेटल हैव सर्वाइव्ड अनडैमेज्ड फॉर सेंचुरीज, कि सेंचुरीज यानी कि भाई बहुत साल हो गए, अभी भी जो गोल्ड कॉइन्स हैं या जो गोल्ड के प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल अनडैमेज्ड है। तो यही चीज हमें यहाँ पर लिख देनी है उठाकर कि गोल्ड कॉइन सेंचुरीज ओल्ड आर स्टिल अनडैमेज्ड, अभी तक जो पहले के है ना, इतने सेंचुरीज पहले के जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो अभी तक डैमेज नहीं हुए। तो ये एक सबूत है इस चीज का कि गोल्ड जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे आइए, नंबर 8। अब नंबर 8 लिखा है हु लॉन्च्ड साउथ अफ्रीका इनटू अ गोल्ड एज, यानी कि अब हमें वापस जाना है और कीवर्ड ढूंढना है गोल्ड एज या साउथ अफ्रीका, दोनों में से जहां पर भी दिखा वहां हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, हु लॉन्च्ड साउथ अफ्रीका इनटू द गोल्ड एज। ऑल राइट गाइस, सो देखो फटाफट के गोल्ड एज कहां लिखा है, साउथ अफ्रीका कहां लिखा है, जल्दी जल्दी बताओ। यहां पर कहीं दिख रहा है, किसी को कहीं दिख रहा है तो मुझे भी बताओ जल्दी जल्दी। हाँ जी, मुझे तो दिख गया। कहां पे दिख रहा है गोल्ड एज लिखा हुआ, मैं साइड हो जाती हूं, जूम करो फटाफट, देखो बताओ। गिफ्ट बेटा अभी मैं बताऊंगी बस क्या है, ये रीडिंग सेक्शन हम लोग कर ले, रीडिंग सेक्शन के बाद मैं बताऊंगी कि गिफ्ट क्या है आज की क्लास में और आप उस गिफ्ट को कैसे पा सकते हो मेरे थ्रू, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी, यस वेरी गुड, तो यहां पर बिल्कुल सामने लिखा हुआ है गोल्ड एज। सो लिखा है जॉर्ज हैरिसन लॉन्च्ड साउथ अफ्रीका इनटू गोल्ड एज। मिल गया आंसर, मिल गया आंसर कि नहीं मिला? सो द करेक्ट आंसर इज बी, जॉर्ज हैरिसन। ठीक है, अब देखो जी नंबर 9। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो नंबर 9, देखो नंबर 9 लिखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग। एक लाइन दी है, अब उस लाइन में जो हो रहा है वही सेम चीज नीचे किन ऑप्शन में हो रही है वो अपने को बताना है। द एंशिएंट इजिप्शियंस एंड द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बोथ होल्ड गोल्ड इन हाई स्टीम। हमें कोई लेना देना नहीं इस लाइन से, ठीक है, फालतू में अपना दिमाग ज्यादा नहीं जोर देना, हमें लेना देना ही नहीं है लाइन से। क्यों लिखा है भाई, हमने 2 वर्ड अंडरलाइन कर रखे, पहले उनमें देखो उनमें क्या सेंस है, क्या लॉजिक क्या है उनमें। तो यहां पर एक वर्ड है एशियट, एक वर्ड है मॉडर्न, दोनों में क्या रिश्ता है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? एशियंट मॉडर्न, मैम दोनों अपोजिट है, इसमें रिश्ते का क्या करेंगे, है ना भाई। मान लो एक आदमी है पुराने ख्यालात का, एक है नए का। अब जैसे डायरी ऑफ द एन फ्रैंक में थे मिस्टर कीजिंग ओल्ड फॉगी, है ना, एन फ्रैंक मॉडर्न। तो यहां पर हमें एक चीज पता चल गई कि भाई यहां पर अपोजिट है, मतलब हमें अब नीचे ऐसे ऑप्शंस को चूज करना है जो अपोजिट है। तो आप बताओ अब, तो अब देखो हार्ड वर्किंग और डिलिजेंट तो आपस में अपोजिट नहीं है, कहीं ना कहीं सेम है, राइट। तो अपोजिट क्या हुआ यहाँ पे, ऑनेस्टी होगा। अंडररेटेड और एप्रिशिएटेड, अंडररेटेड क्या होता है, अंडररेटेड होता है कि कोई चीज अच्छी है बट उसे उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा, है ना। जैसे अभी एक बच्चा लिख रहा था मेरे बारे में तो कोई चीज अच्छी है बट उसे उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा। और एप्रिशिएटेड मतलब क्या, आप क्रेडिट दे रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो, तो ये अपोजिट हो गए, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी हो गया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका लिखा है सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग, यानी कि आपको खुद से एक पॉइंट लिखना है, जो लिखा है उसको जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, द डिजायर टू होल्ड gold at home has been primarily an occupation of the working and peasant classes। ठीक है, कि अपने घर से ही, अपने घर पे ही गोल्ड मिल जाए, ये क्या था, जो वर्किंग और पीजेंट क्लास थे ये उनका ऑक्यूपेशन था, कि भाई अपने घर से ही गोल्ड ढूंढना। अब यहां पर हमें एक पॉइंट लिखना है ताकि हम इसको जस्टिफाई कर पाए। सो लेट्स सी, पहले देखते हैं ये बात हो कहां रही है, पूरे के पूरे उसमें, पूरे के पूरे पैसेज में ये बात हो कहां रही है, ढूंढो। देखो कहीं पर होम लिखा हो या कुछ ऐसा लिखा हो जिससे हमें पता चल जाए कि भाई लोग अपने घर से ही गोल्ड ढूंढा करते थे, जल्दी बताओ, कहीं पर दिख रहा है? हाँ जी, कहीं पर भी दिख रहा है? पैरा 5th में दिख रहा है? पैरा 5th में तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, पैरा 5th में नहीं दिख रहा मुझे, नो
नो नो नो, आगे देखो, क्या पता यहां पर दिखे, यहां पर देखो, कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर भी दिख रहा है, ये देखो यहां पर लिखा है, इटली इज द biggest consumer of gold for this purpose and many Italian jewelers even tear up their wooden floors. वो अपने खुद के वुड के फ्लोर जो थे वो जला देते थे ताकि थोड़ा टाइनी फ्लेक ऑफ गोल्ड मिल जाए। अब यहां पर देखो लिखा है, द डिजायर टू होल्ड गोल्ड एट होम has been primarily an occupation of the working and peasant classes who have had no faith in paper money. ठीक है, तो हमें मिल गया हमारा आंसर, उनका मनी में, ये जो पैसा क्या है, कागज का टुकड़ा ही तो है, तो वो उसमें यकीन नहीं करते थे, उन्हें गोल्ड में ज्यादा इंटरेस्ट था, राइट। तो हम यहाँ पर बिल्कुल हमारे टॉपर की तरह आंसर लिख सकते हैं कि भाई द डिजायर, इसने पूरा लाइन लिखा। फिर देखो, ये आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, इस टॉपर की तरह क्या ध्यान रखना है कि आपको सीधा अपना आंसर नहीं लिखना, आपको पूरा लाइन बनाकर फिर बिकॉज लिखकर बच्चों की तरह फिर अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहां पर उसने भी ऐसे ही करा कि उसने पूरा लाइन बनाया क्वेश्चन से, बिकॉज लिखा और फिर बोला दे डू नॉट बिलीव इन पेपर मनी, और यहां से बन गया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। गॉट इट? तो आई होप मेरे साथ साथ आप बच्चों ने भी सॉल्व किया होगा, राइट। हमेशा देखो, हमेशा अपने लेवल से एक लेवल ऊपर का अनसीन पैसेज ट्राई करके जाओ, सॉल्व करके जाओ, क्योंकि पेपर में फिर जो भी आएगा ना आपको आसान लगेगा। अगर पहली तुम आसान करके जाओगे, पेपर में डिफिकल्ट आएगा, क्या शक्ल देखोगे, टिंकू बता दे यार, चिंटू बता दे यार, तेरे को बाहर देख लूंगा मैं, ये करोगे क्या वहां बैठ के? कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, सेकंड पैसेज करते हैं, इसके बाद में गिफ्ट क्या है आज का वो रिवील कर दूंगी। और आपको भी पता है कि ज्यादा टाइम ना हमें अनसीन पैसेज में ही लगता है, इसके अलावा हमें टाइम नहीं लगता, राइट। अभी आपने मेरे साथ करा तो हमने 5 मिनट इंट्रोडक्शन के हटा दो, 25 मिनट में हमने अनसीन पैसेज कर लिया, हमारा 20 से 25 मिनट लगे हमें एक अनसीन पैसेज करने में, राइट। अब देखते हैं दूसरा करने में हमें कितना टाइम लगेगा। चलो सो शुरू करते हैं हम लोग। फिर से हमें क्या करना है, हमने पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, ठीक है, हमें पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, पैसेज हमारे किसी काम का नहीं है, हमें केवल उतना पढ़ना है जहां से हमें हमारा आंसर मिले, ठीक है। अब यहां पर देखो, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अच्छा ये पैसेज तो बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक रीजन बताओ, पैराग्राफ 1 के बेसिस पे एक रीजन बताना है। देखते हैं क्या लिखा है, द ब्लैकआउट फेस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज। अब यहां पर देखते हैं पैराग्राफ 1 में पहले बात क्या हो रही है, सैटेलाइट के ऊपर ये पूरा का पूरा पैसेज है। लेट्स टेक अ लुक कि इसमें बात क्या हो रही है। स्टार्टिंग मंडे बोला गया है, मंडे से स्टार्ट होगा द कंट्रीज लो कॉस्ट मार्स मिशन, कंट्री का जो लो कॉस्ट एक मार्स का मिशन है, विद द रेड प्लैनेट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड विल एंटर द ब्लैकआउट फेज, स्नैपिंग कम्युनिकेशन। अब ब्लैकआउट फेज क्या है कि कम्युनिकेशन हट जाएगा हमारा सैटेलाइट के साथ। From June 8 to 22, the sun will block Mars from the Earth, snapping communication with the satellite. समझ में आया यहाँ पे पूरे के पूरे में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, आया कि नहीं आया? कि एक सैटेलाइट गया हुआ है मार्स पे, ठीक है, हमने क्या करा, एक सैटेलाइट भेजा हुआ है, बट क्या होगा ब्लैकआउट फेस में कि हमारा कम्युनिकेशन 15 दिन के लिए उस सैटेलाइट से खत्म हो जाएगा, हम उससे देख नहीं पाएंगे, हम उसको ये कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो इसलिए ये ब्लैकआउट फेस के बारे में बोलना इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यों सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर हमने लिखा बिकॉज इट विल लीड टू स्नैपिंग ऑल कम्युनिकेशन विद सैटेलाइट दैट इज ऑन अ मिशन टू मार्स। पैराग्राफ 1 से आंसर था, बिल्कुल सामने सामने लिखा हुआ था, राइट। तो हमने क्या करा, जो पैराग्राफ 1 में लिखा है उसे ही उठाकर लिख दिया कि भाई क्या होगा, स्नैपिंग कम्युनिकेशन विद द सैटेलाइट। गॉट इट? कि हमारे यहां से एक सैटेलाइट गया हुआ है मार्स की तरफ, ठीक है, लो कॉस्ट मार्स मिशन पे हम लोग हैं, जो कि अपने ब्लैकआउट फेस में जा रहा है। ब्लैकआउट फेस में जा रहा है मतलब कि हमारा उस सैटेलाइट से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा जून 8 से लेकर जून 22 तक, क्योंकि जो सन है ना वो ब्लॉक कर लेगा मार्स को। सन क्या है, ब्लॉक कर लेगा मार्स को अर्थ से, और जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है उस सैटेलाइट तक वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है भाई चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑप्शन हमें बिल्कुल सही चूज करना है यहाँ पर। सो फ्रॉम पैराग्राफ 1 and 2 वी कैन इन्फर दैट देयर विल बी
अब हमें 5 पॉइंट है और हमें पता है कि पैराग्राफ 1 और 2 की बात है, यानी कि अपन सिर्फ क्या पढ़कर लौट आएंगे, 1 और 2 को पढ़ के लौट आएंगे, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा हमें अपना दिमाग या एनर्जी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ तो पढ़ लिया। सेकंड क्या लिखा है, अ सीनियर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल सेड, क्या बोला उसने, दैट फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कम्युनिकेशन ब्रेक होगा इतने लंबे पीरियड तक, कितने लंबे पीरियड तक, 15 दिन तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ नहीं होगा। अब हमें देखना है कौन कौन सी बात सही है। नो कम्युनिकेशन विद द पीपल, क्या ये हमारे आंसर में है, लोगों की तो यहां पर कोई बात ही नहीं हुई, राइट। अब ब्लैकआउट फेस होगा, ये हमने देखा। सैटेलाइट विल गेट नो कम्युनिकेशन, ये भी हमने देखा। कम्युनिकेशन जो है वो 15 दिन तक रुक जाएगी, ये भी देखा। सो 2, 3 और 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा यहाँ पे सही आंसर। गॉट इट, वेरी गुड गुनगुन। तो यहां पर इसने भी यही लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर 3 लिखा है कि कितने दिन तक कम्युनिकेशन ब्रेक रहेगा। तो ये अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा 15 दिन तक, तो इसमें हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, प्लीज आई होप सारे बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, बिल्कुल भी भूत बन के मत बैठना। आगे देखो क्या लिखा है, नंबर 4 लिखा है कंप्लीट करो। जैसे अरोमा कुकिंग, अरोमा मतलब ओ हो क्या सुगंध आ रही है, मम्मी बनाती है ना आलू गोभी, बाहर तक खुशबू आती है। तो ये और कुकिंग आपस में रिलेटेड है। ऐसे ही स्पेस रिसर्च से कौन सी चीज रिलेटेड है, आप लोग मुझे बताओगे जल्दी जल्दी। लेट्स सी कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले सही जवाब देता है, कौन सा बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें स्पेस रिसर्च से रिलेटेड चीज कौन सी है, दिमाग लगाओगे तो यहीं कहीं लिखी भी हुई है। स्पेस रिसर्च से रिलेटेड चीज कौन सी है। वेरी गुड, सुधीर मिश्रा ने मुझे सबसे पहले सही जवाब दिया है सैटेलाइट। क्लियर सी बात है भाई, सैटेलाइट की बात हो रही है ना। स्पेस रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी बात है, पूरे के पूरे में बार बार सैटेलाइट 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 की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज, मतलब फोर्थ का सैटेलाइट इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो नंबर 5 लिखा है अकॉर्डिंग टू इसरो ऑफिशियल टिल 8th जुलाई व्हेन सम विल ब्लॉक मार्स डैश सिग्नल्स पर डे विल बी सेंड टू द स्पेसक्राफ्ट। तो अभी हम देखेंगे भाई कितने सिग्नल्स हम लोग भेज सकते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ से 3 से, देखते हैं सिग्नल्स की बात कहां पर हो रही है। तो अब आप यहां पर देखो, ये रही सिग्नल्स की बात, few hours of signals will be sent by the spacecraft, ठीक है, that will be for about 2 to 3 hours per day, यानी कि थोड़े ही सिग्नल भेजे जाएंगे। अब जरूरी नहीं है ये हमें समझ में आए, हमें सीधा हमारा आंसर मिल रहा है, दैट्स इट, हमें और किसी चीज से लेना देना नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या फ्यू आवर्स कहीं पर भी लिखा है, बिल्कुल लिखा है भाई, ये रहा ओनली फॉर फ्यू। सो ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? Guys, is this clear? चलिए नेक्स्ट देखो, लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द इसरो ऑफिशियल्स आर डैश अबाउट देयर कंट्रोल ओवर द स्पेसक्राफ्ट आफ्टर द ब्लैकआउट फेज। तो ब्लैकआउट फेज के बाद जो ऑफिशियल्स है वो क्या बोल रहे हैं कि वो सैटेलाइट पे कंट्रोल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या बोल रहे हैं। तो ये देखो नंबर 3 में ही हमें दिख रहा है कि एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस अबाउट रीगेनिंग कंट्रोल ओवर द सैटेलाइट वंस द ब्लैकआउट फेज इज ओवर, कि एक बारी ब्लैकआउट फेज खत्म हो गया हमारा दोबारा से सैटेलाइट पे कंट्रोल हो जाएगा। इस बात के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है भाई ये लोग। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, ए बी सी या डी? नंबर 6 करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट देखो, द स्पेसक्राफ्ट लाइफ वाज एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ बिकॉज ऑफ। अब यहां से हमें कीवर्ड उठाना है, मान लो हमने 6 मंथ्स उठा लिया। अब देखते हैं 6 मंथ्स यहां पर कहां लिखा है, बताओ जल्दी से 6 मंथ्स यहां पर कहां लिखा है, जल्दी बताओ 6 मंथ्स कहां लिखा है। मुझे तो पता है बट मुझे चाहिए आप लोग बताओ 6 मंथ्स कहां लिखा है। लेट्स सी आप लोग कितना अंदर घुस के देख पाते हो, जल्दी जल्दी बताइए 6 मंथ्स कहां पर लिखा है।
अभी तक किसी ने नहीं बताया मुझे। अभी तक भी किसी ने नहीं बताया 6 मंथ्स कहां लिखा है। वेरी गुड गीतांशी, तो ये लिखा थर्ड पैरा लास्ट लाइन, ठीक है, अनदर 6 मंथ्स, तो मतलब यही कहीं आंसर है, लिखा है द स्पेसक्राफ्ट लाइफ हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ्स इन मार्च ड्यू टू सरप्लस फ्यूल। भाई फ्यूल उसके पास ज्यादा है इसीलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा फ्यूल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर, और इसने भी यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ए एक्स्ट्रा फ्यूल। नंबर 8 देखते हैं। 8th वाला हमारा कट हो गया है क्या, अरे यार 8th वाला हमारा कट हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैं एक सेकंड, बुक मेरे पास यहीं कहीं थी, एक सेकंड देना मेरे को। 8th वाला क्वेश्चन, चलो, सो 8th वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूं क्या है आपको, ठीक है। अच्छा यार ये वैसा वाला क्वेश्चन है तो ये मैं बता तो नहीं पाऊंगी क्योंकि ये टिक वाला था, कोई बात नहीं, हम अभी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है, हम अभी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 8th वाला हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा है सब्स्टिट्यूट द वर्ड नॉन पेरिल विद वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैराग्राफ 5। तो पैराग्राफ 5 से हमें एक सेंटेंस उठाना है। इंडिया मैनेज टू गेट इनटू द नॉन पेरिल क्लब ऑफ मार्स स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट। तो लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 5 में हमें कोई ऐसा अटपटा सा वर्ड मिलता है कि नहीं। अब देखो, मान लो आपको नॉन पेरिल का मतलब नहीं पता, मान लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वोकैबुलरी नहीं पता होता, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पता है भाई इस ये बोला है 5वीं जो लाइन है ना, ये जो 2 लाइन है इसी में कोई अटपटा सा वर्ड होगा। सो स्क्रिप्टिंग स्पेस हिस्ट्री, इंडिया ऑन September 24 लास्ट सक्सेसफुली प्लेस्ड इट्स लो कॉस्ट मास स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट अराउंड, अभी तक कुछ नहीं मिला। ब्रेकिंग इनटू एन इलाइट क्लब ऑफ 3 कंट्रीज, देखा क्या लिखा है, ढंग से समझो, लिखा है भाई देखो, इंडिया 24 सितंबर को क्या किया उसने, लो कॉस्ट मार्स स्पेसक्राफ्ट जो था, है ना, वो ले गया मार्स पे ना वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ब्रेकिंग इनटू एन इलाइट क्लब, यानी कि 3 कंट्री ऐसा पहला कर चुकी है तो उनके क्लब में वो शामिल हो गया। सो इलाइट इज द वर्ड, ठीक है, इलाइट इज द वर्ड, ठीक है जी। चलिए लास्ट वाला देखिए, द वर्ड फैसिनेशन इन द ओपनिंग सेंटेंस मींस, अब हमें पता है फैसिनेशन मतलब हमारी किसी चीज से हम बहुत फैसिनेटेड है, हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है। अब मान लो आपको आंसर नहीं पता, आप क्या करोगे, ऑप्शंस देखना शुरू करोगे। भाई देखो कोई चीज पसंद है, बोर्डम का मतलब तो पता है बोर होना, तो पसंद और बोर तो मैच नहीं हो रहा, अगली और बोर भी मैच नहीं हो रहा, डिसइंटरेस्ट मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ये भी मैच नहीं हो रहा। सो एक ही बचा, करेक्ट आंसर इज एन्चैंटमेंट, ऑप्शन नंबर 10 का ए। क्लियर है? क्या मुझे एक हाई एनर्जी यस मैम मिल सकता है? अगर आपने सेक्शन ए रीडिंग मेरे साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है तो जल्दी बताइए, फिर मैं आपको बता रही हूं अभी की गिफ्ट क्या है, और फिर हम लोग चल रहे हैं हमारे ग्रामर सेक्शन पे। क्या मुझे यस मैम मिल सकता है? मजा आया? कर पाए? थोड़ा भी करा? थोड़ा तो खुद में कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर क्लास के शुरू में कॉन्फिडेंस 10% पे होगा तो एटलीस्ट अब 40% तो हुआ होगा। हाँ, अरे बेटा मिश्रा जी, अगर आपने ये कर लिया ना तो अपने पेपर का पैसेज तो आप 5 मिनट भी नहीं लगाओगे करने के लिए। ओके चलो, तो अभी गिफ्ट क्या है मैं आप सभी को अनाउंस कर देती हूं। आज की क्लास में सैंपल पेपर जब भी होता है, जैसे अब यहां पर लिखा है कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं 12 में से, हर बारी में क्या करती हूँ आपको 12 के 12 क्वेश्चन कराती हूँ, राइट। ऐसे लिटरेचर में भी ऑप्शन होता है ना, कि भाई 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं हमेशा आपको 5 में से 5 ही कराती हूँ, वैसा करती हूँ ना मैं। इस बारी मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इस बार मैं आपको पढ़ा रही हूँ टॉपर की शीट से। तो इस बार आपको क्या करना है, जो जो क्वेश्चन हम छोड़ेंगे उसको आपको एज एन होमवर्क कंसीडर करना है, ठीक है। आपको वो होमवर्क अपनी कॉपी में करना है और आपको मुझे मेल भेजना है englishbytanyasharma@gmail.com।
जो फर्स्ट 2 एंट्रीज होंगी वही बच्चे जीतेंगे जिनके करेक्ट आंसर होंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 2 एंट्रीज मतलब गलत आंसर भी जीत जाएगा, नहीं। जिस बच्चे ने एफर्ट की, चाहे वो आप मुझे कल भेजो आंसर, बट अगर वो आंसर अच्छा है ना तो आप जीतोगे। जब मुझे पता दिख जाएगा मुझे आंसर पढ़ के कि आपने चीटिंग नहीं करी, आपने एफर्ट करा है और एक अच्छा आंसर लिखा है। समझ में आया? आपका गिफ्ट क्या है, कैसे मिलेगा आपको? विदिन 24 आवर्स मेरी साइड से जो आप मेल भेजोगे उसका रिप्लाई आएगा और उसमें आपको रिवील होगा। ठीक है, सारे जितने यहां से मैं मतलब आपको आज की क्लास पूरी अटेंड करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जो जैसे मान लो यहां पे लिखा है एनी 10, टोटल नंबर है 12, टोटल क्वेश्चन है 12, हम करेंगे अभी 10, तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन बचेंगे, तो वो 2 क्वेश्चन आपको क्या करने होमवर्क में। ऐसी राइटिंग सेक्शन में 4 क्वेश्चन है, मैं 2 कराऊंगी, और वाला जो ऑप्शन है 2 वो आपको करना है। ऐसे ही लिटरेचर में भी होगा, मैं बताती जाऊंगी, मैं ऐसे सर्कल मारती जाऊंगी, होमवर्क लिखती जाऊंगी, ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगी। तो आपको पूरा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद अच्छे से एक पीडीएफ बनाकर मेरे को टेलीग्राम उस पे भेजना है, मेल पे, ठीक है। और जो फर्स्ट 2 एंट्रीज मेरे पे एक अच्छे आंसर्स की आएंगी वो बच्चे जीतेंगे, यानी कि आपको एफर्ट तो मारना पड़ेगा, ठीक है, एफर्ट आपको मारना पड़ेगा। क्लियर? अब किसी बच्चे को नहीं पता मेल कैसे भेजते क्या, तो वो बच्चा कमेंट कर दे, मैं कमेंट में उसे बता दूंगी। अभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्लास को ढंग से देखते रहना। मेल आईडी है englishbytanyasharma@gmail.com, मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी क्लास के बाद। बट अभी आपको क्लास को ढंग से देखना है ताकि पता चले क्या क्या मैम अंडरलाइन कर रही हैं, सर्कल कर रही हैं, जो जो क्वेश्चन आपके होमवर्क के, ठीक है। चलो, तो भाई ग्रामर है। अब ग्रामर में तो आपको भी पता है कि आप ही आंसर दोगे, ठीक है। ग्रामर में तो भाई मैं कतई आपको आंसर नहीं दूंगी, ग्रामर में आप ही लोग मुझे आंसर दोगे, ठीक है। तो शुरू हो जाओ। सबसे पहले है you should dash your mother for your rude behavior, you should apologize for, you should apologize at, you should apologize with, या you should apologize to। A B C या D, फटाफट से बताना शुरू करो क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी। What do you think is the correct answer? जिनको मेल भेजना नहीं आता वो क्लास के एंड होने का वेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद मैं पिन मैसेज में कमेंट पे पिन कर दूंगी कि कैसे मेल भेजना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। यू शुड अपोलोजाइज किसको? टू योर मदर। भाई अपनी मम्मी से माफी मांगो, सो यू शुड अपोलोजाइज टू योर मदर, ठीक है जी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए। रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ कस्टमर एंड अ वेटर। तो भाई एक कस्टमर की और वेटर की कॉन्वर्जेशन हो रही है, ध्यान से देखना, नरेशन का क्वेश्चन है। कस्टमर बोल रहा है वेटर कम हियर द प्लेट इज डर्टी, ठीक है। कस्टमर क्या बोल रहा है? वेटर कम हियर द प्लेट इज डर्टी। वेटर बोलता है आई विल चेंज इट सर, कि मैं भी चेंज कर देता हूं सर। अब हमें क्या करना है? द कस्टमर आस्क द वेटर टू कम देयर, ही पॉइंटेड आउट दैट द प्लेट वाज डर्टी, यानी कि ये तो ऑलरेडी हो रखा है। द वेटर पोलाइटली ऑफर्ड, तो जो वेटर ने बोला ना वो हमको अब रिपोर्टेड स्पीच में करना है। तो क्या करेंगे हम, जल्दी बताइए मैम। तानिया और तान्या, इट्स तानिया, TAMIYA, जो मेरे चैनल का नाम है ना वही मेरी मेल आईडी है, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले द वेटर पोलाइटली ऑफर्ड दैट, अब आई ही में बदल जाएगा, जो विल है वो वुड में बदल जाएगा, दैट ही वुड चेंज इट। हमारा किस में बदलेगा? प्लेट के लिए हम लोग अगर इट लगा रहे तो किस में बदलेगा? दैट ही वुड चेंज दैट। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डैश यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन। मान लो कोई एक बुजुर्ग आदमी है और वो रोड क्रॉस करना चाहता है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि डैश यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन, तो आप क्या लगाओगे? विल, मे, शैल या माइट, क्या लगाओगे आप? ध्यान से दिमाग लगाओ और बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। Because of you, I scored 76 out of 80 in my pre-boards. Very good, yaar. Very nice. Yes, the correct answer is will. Will you help me cross the road, young man? बहुत बढ़िया। Next देखिए,
20 years ago kids at school had never even heard of the internet। तो एरर और करेक्शन 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप लोगों को मुझे बताना है कि भाई मैम कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ो स्टेटमेंट को। और मेरा गला भी आज काफी दर्द हो रहा है, इसलिए भी मैं ज्यादा तेज बोल नहीं पा रही हूँ। सो लिखा है 20 years ago, 20 साल पहले, किड्स एट स्कूल हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ द इंटरनेट। क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी, यस, बी करेक्ट है। क्यों है करेक्ट मैं वो भी बता देती हूं। तो यहाँ पे ना एट गलत है, किड्स इन स्कूल आना चाहिए। क्यों मैम, क्यों आना चाहिए? देखो एट स्कूल मतलब अभी स्कूल में है इस पॉइंट पे, इन स्कूल मतलब कि स्कूल में पढ़ते हैं किसी भी पॉइंट पे, जरूरी नहीं अभी स्कूल में है। अगर मैं बोलूं माय किड्स आर इन स्कूल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी एट द मोमेंट स्कूल में है ना, वो स्कूल में पढ़ते हैं, ये है। अभी हो सकता है कमरे में सो रहे हो। अगर मैं बोल रही हूँ मैं किड्स आर एट द स्कूल, मतलब वो इसी मोमेंट स्कूल में है। तो यहाँ पे तो 20 साल पहले की बात हो रही है, 20 साल पहले बच्चे अभी स्कूल में, ऐसे कैसे हो सकता है? तो किड्स इन स्कूल हम लोग लगाएंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक जो है इसको याद रखना। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आ जाओ। कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। लिखा है नो न्यूज डैश गुड न्यूज, हैज, हैड, इज या आर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, यहां मेरी नाक मत कटवाना, जल्दी बताओ। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा? नो न्यूज डैश गुड न्यूज, हैज, हैड, इज या आर? हैज, हैड, इज या आर, क्या होगा करेक्ट आंसर? मैम आप 12th को इस साल पढ़ाओगे? यार इस साल तो नहीं, बट हाँ मार्च से जो सेशन है उसमें मैं 12th को पढ़ाऊंगी। तो अभी मैंने फिलहाल इस चैनल पे 10th और 11th को ही पढ़ाया है, तो अभी लास्ट मोमेंट पे एकदम से 12th को पढ़ाना थोड़ा सा हेक्टिक है। ठीक है, बट हाँ जो अभी मेरी 11th वाले बच्चे हैं उन्हें मैं डेफिनेटली 12th में पढ़ाऊंगी इंग्लिश, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अभी जो मेरे 10th वाले बच्चे हैं जैसे कि तुम लोग हो, तुम्हें मैं 11th में इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तो तुम्हें तो डेफिनेटली कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम जाओगे भी नहीं मुझे छोड़ के, मुझे पता है। चलिए, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, नो न्यूज इज गुड न्यूज। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन अ सैटेलाइट, ब्रैकेट में है लॉन्च, द रॉकेट बिगिंस बाय गोइंग स्लोली अपवर्ड्स। तो यहां हम क्या लगाएंगे? व्हेन अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड, व्हेन अ सैटेलाइट आर लॉन्च्ड, हैव बीन लॉन्च्ड या वर लॉन्च्ड? क्या होगा बच्चे करेक्ट आंसर? सैटेलाइट तो सिंगुलर है, एक ही बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब तो हम लगा नहीं सकते, तो यहां पर क्या लगाऊंगी मैं? जल्दी बताओ। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। यस, व्हेन अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड, सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना? आर, वर, हैव, सारे प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब हमें नहीं लगाने, सैटेलाइट सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो 7th पे। अब लिखा है, फिर से हमें एरर करेक्शन करना है। बिहाइंड एवरी सक्सेस फिल्म देयर इज अ लेंथी क्रिएटिव प्रोसेस। तो यहाँ पे गलत क्या है वही बच्चा बता सकता है जो बड़े ध्यान से देखे। और पेपर में भी जब आप एरर और करेक्शन लिख कर आओगे ना, तो अगर ऐसा क्यूट सा बॉक्स बना दोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। जल्दी बताओ यहाँ पर क्या एरर है क्या करेक्शन है? मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ, कौन सा बच्चा सबसे पहले मुझे सही जवाब देगा। अभी तक तो किसी ने नहीं दिया सही जवाब। ये सबने इकट्ठे ही दे दिया तो मैं देख नहीं पाई। सो यहाँ पर बिहाइंड एवरी सक्सेस फिल्म नहीं होगा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फिल्म होगा ना, फुल भी लगाओगे सक्सेस के साथ। सो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फिल्म, ठीक है जी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फिल्म। अब ये देखो 9 वाला, रितु मेट अनीता एंड सॉ हर क्राइंग। अब रितु जा रही है अनीता के, मतलब रितु अनीता से मिली और देख रही है अनीता रो रही है। तो अब हमें क्या करना है? रितु के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। अनीता व्हाट इज द मैटर? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन है तो हम क्या लिखेंगे? रितु आस्क्ड अनीता, क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट। तो हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दैट वगैरह नहीं लगाते, नरेशन में मैंने आपको सिखाया है। सो रितु आस्क्ड अनीता व्हाट द मैटर, इसका क्या हो जाएगा? वॉज। ओ, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है।
ठीक है, व्हाट द मैटर वाज। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डैश एजुकेटेड माइंड कैन टीच मैनी, द एजुकेटेड माइंड, अ एजुकेटेड माइंड, एन एजुकेटेड माइंड या दिस एजुकेटेड माइंड। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? जल्दी बताओ। हाँ जी, यस। सो ए हमारा वावल साउंड है, राइट? सो एन लगाएंगे वावल साउंड के साथ, सो ऑप्शन नंबर सी, एन एजुकेटेड माइंड। अब कराने को तो मैं 11th और 12th क्वेश्चन भी करा दूं, बट ये आपका होमवर्क है, ठीक है? 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, तो ये वाला होमवर्क है, याद रखना। प्रॉपर फॉर्मेट में आपको होमवर्क करके भेजना है, बिल्कुल अगर मच्छर मारे होंगे मुझसे उम्मीद मत करना कि रिप्लाई आएगा, ठीक है? प्रॉपर सेक्शन बी ग्रामर ऐसे करके आपको लिखकर भेजना है। तो ये एक होमवर्क है और ये एक होमवर्क है, ठीक है? दोनों को मैंने सर्कल कर दिया है। अब हम चलते हैं राइटिंग सेक्शन पे। तो राइटिंग सेक्शन में देखो क्या लिखा है। नंबर 4 पे हमारे पास दो चीजें, अब ध्यान दो, ठीक है? 2 सेक्शन मैंने आपको कराए, तीसरे सेक्शन पे चलते हैं। यू आर रोहित रोहिणी ऑफ A45 पीतमपुरा दिल्ली, ठीक है? आपको क्या दे रखा है? आपका नाम दे रखा है और आपका एड्रेस भी दे रखा है यहां पर। You observe the subways in Delhi are seldom used by pedestrian. Pedestrian क्या होते हैं? जो रोड पे वो वॉक करते हैं, जो चल रहे होते हैं। Who are always trying to cut across traffic. You have decided to write a letter to the editor of Hindustan Times, highlighting the dire need of creating awareness about it. Based on the points given, along with your own ideas, write a letter. तो इन्होंने कुछ पॉइंट भी दे दिए, आप इनके पॉइंट भी यूज कर सकते हो या फिर आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो, ठीक है? अब यहां पर अपने को क्या करना है, या तो आप ये लिख सकते हो या आप ये लिख सकते हो, नीचे है यू आर शिवम शिवानी ऑफ C12 जनकपुरी। यहां पर भी आपका नाम और आपका एड्रेस दे रखा है, ठीक है? इंदौर। यू विश टू मेक अ पिलग्रिमेज टू बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड हरिद्वार विद योर फैमिली ऑफ 6, कि आपके परिवार में 6 लोग हैं और आप कहां कहां जाना चाहते हो? बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार जाना चाहते हो। आपको एक लेटर लिखना है आरके ट्रैवल्स को, इंक्वायर करना है अबाउट द शेड्यूल ऑफ देयर कंडक्टेड टूर बाय द डिलक्स बसेस टू दीज प्लेसेस, ठीक है? आपको एक लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है। सारे फॉर्मल लेटर देखो सेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि अरे फॉर्मेट बदल जाएगा, ठीक है? अब आपको उनसे पूछना है कि भाई जो आपकी जो बसेस चलती हैं, है ना, वो कब से कहां से चलती हैं, कितने टाइम पे चलती हैं, कहां कहां ले जाती हैं, चार्जेस पूछने हैं, ठीक है? बाकी कहां से चढ़ना है ये सब पूछना है, टोटल टाइम कितना लगेगा ये पूछना है। तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। अब यहां पर जो ए वाला है दैट इज योर होमवर्क और बी वाला मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है? तो यहां पर आप देख सकते हो कि टॉपर ने कैसे लिखा है। अब यहाँ पे टॉपर की सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताती हूँ, जूम कर लेना थोड़ा सा तो साफ दिखाई देगा, ठीक है? जूम कर लो थोड़ा सा, साफ दिखाई देगा। अब यहां पर सबसे बढ़िया बात क्या है, याद है मैं आपको बोल बोल के थक गई कि बेटा सी के नीचे ही आई आना चाहिए, इसी के नीचे ये, इसी के नीचे ये, इसी के नीचे, इसी के नीचे, मतलब एक लाइन में लिखना है। यहां पर देख रहे हो ये आई के नीचे ही सी है, इसी के नीचे मी है। ये नहीं है कि एक लाइन इसने यहां से शुरू कर दी, एक यहां से, एक यहां से, नहीं। हर एक नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए इसने क्या करा है, नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करा है, राइट? तो बेसिकली प्रॉपर साफ सुथरा, कटिंग्स अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी कटिंग आपको नहीं करनी। अब इसने क्या करा, सबसे पहले एड्रेस लिख दिया C12 जनकपुरी इंदौर। 2 लाइन में आप लोग अपना एड्रेस लिख सकते हो, फिर आपको एक लाइन का गैप देना है, ठीक है? उसके बाद ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, जूम कर लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ जूम कर लेना, ठीक है? अब क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। उसके बाद हमें लिखनी है डेट। अब डेट हम हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 12 जून 2023 पूरी डेट लिखी, ठीक है? ऐसे नहीं लिखना हमें कि हमने ऐसे लिख दिया 12/06/23, ये गलत है, ये वाला फॉर्मेट गलत है, इसके नंबर कटेंगे, ऐसे मत लिख कर आना। उसके बाद फिर से एक लाइन का गैप दिया। अब रिसीवर एड्रेस, जब हम एडिटर को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं ऊपर, द एडिटर, यहां पर हम क्या लिखेंगे, द मैनेजर, है ना, आरके ट्रैवल इंदौर, ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर एक लाइन का गैप दिया, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है हमारा भाई, सब्जेक्ट है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं अबाउट द पिलग्रिमेज। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ी, फिर हमने लिख दिया सर, या आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो इतना जब आप पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जब आप फॉर्मेट लिख लोगे
तो आपको क्या शुरू करना है, अब आपको अपना जो लिखना है वो शुरू करना है कि आई हैव रिसेंटली कम टू नो, मुझे अभी अभी पता चला है कि आप ऐसे ऐसे पिलग्रिमेज कराते हो, आपकी ऐसे ऐसे जो बसेस है वो जाती हैं, कैसे पता चले, बाय एडवर्टीजमेंट। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने कंटेंट में क्या लिखते हो, ये मैंने आपको पहले भी बोला है, जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल रीड करोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया मिलेगा। बट आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपर फॉर्मेट लिख लो, आपको 3 पैराग्राफ में अपनी बॉडी को बांटना है। सबसे ऊपर छोटा पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन, यहां पर आएंगी आपकी मेन डिटेल सेकंड पैराग्राफ में, और उसके बाद बेटा जी थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूड करना है, एंड करना है। इज दिस क्लियर? कैन आई गेट अ यस मैम इन द कमेंट सेक्शन? ठीक है, कि आई हैव रिसेंटली कम टू नो मी एंड माई फैमिली of 6 were already planning to make a pilgrimage to Badrinath, Kedarnath, Haridwar, but we couldn't find a suitable mode of travel. हमें समझ नहीं आ रहा था हम लोग ट्रैवल कैसे करें इतनी सारी जगह पर। ये आपने लिख दिया। अब नीचे आप बोल दोगे कि भाई अब हमें पता चल गया कि आप जो है डिलक्स बसेस ऑफर कर रहे हो, तो हम इंक्वायरी क्या क्या चीजें पता करना चाहते हैं, हम शेड्यूल पता करना चाहते हैं, एक प्लान स्ट्रक्चर पता करना चाहते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, है ना, कैसे कैसे आप लोग जाओगे, टोटल प्राइस कितना होगा, जो भी आप खुद सोचो। आप जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, आप किसी से क्या क्या पता करोगे? अगर बस में जा रहे हो, भैया बस कहाँ से चलेगी, कितने पैसे लोगे 6 लोगों के, कहाँ कहाँ बस रुकेगी, है ना, टोटल कितने दिन का पूरा आपका टूर है ये बताओ, राइट। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। लास्ट में आप लिख दोगे आई होप दैट यू विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करनी है, यानी कि थैंकिंग यू, नीचे योर्स सिंसियरली, योर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, बहुत बार बताया है, ठीक है। योर्स आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ये इसमें अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है, और फिर आप अपना नाम लिख दोगे, जो भी आपका नाम क्वेश्चन में दे रखा है, दैट्स इट। ठीक है जी, बहुत ही साफ सुथरा लिखा है, एक भी कटिंग इन्होंने नहीं करी है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया और इंप्रेसिव चीज है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब एक हमें पैराग्राफ लिखना है, आप किसी पर भी पैराग्राफ लिख सकते हो, 2 हैं आपके पास। पहला है बार ग्राफ, इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय मेन एंड वुमेन ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो यहाँ पर लिखा है कि ये मेन है और ये वुमेन का ग्राफ है कि 3 महीने में जो फेस प्रोडक्ट होते हैं, स्किन प्रोडक्ट्स, कितने इन्होंने यूज करे हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब हमें इसको एनालाइज करना है और बताना है, या फिर यहाँ पर एक बार ग्राफ है जिसमें बता रखा है प्रेफरेंस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल प्लेइंग डिफरेंट गेम ओवर द स्पैन ऑफ 6 ईयर, की 6 साल के अंदर जो बच्चे हैं उन्हें वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलना कितना कितना पसंद था। तो आप दोनों में से किसी पर भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हो। तो ए वाला आपका होमवर्क है, बी वाला मैं आपको यहां पर करके बताऊंगी। ठीक, अब जिनके सिलेबस में एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं है वो इस वाले होमवर्क को स्किप कर सकते हैं, उन्हें करने की जरूरत नहीं है, बट वो सुन सकते हैं 5 मिनट वेट करके, क्योंकि इसके बाद हम लोग लिटरेचर वाले अपने लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक, अब यहां पर आपको क्या करना है बच्चे, आप पहले एनालाइज कर लो कि भाई 2014 से लेकर 2019 तक का हमें डेटा दे रखा है, यानी कि 5 इयर्स का, आई एम सॉरी 6 इयर्स का। ठीक है, 6 इयर्स का डेटा है हमारे पास। अब यहां पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहां पर है ये जो ऐसे लाइंस हैं वो है वॉलीबॉल, जो खाली है वो है बास्केटबॉल। तो हम देख रहे हैं कि भाई 2014 में बच्चे वॉलीबॉल कम खेलते थे, बास्केटबॉल ज्यादा खेलते थे। 2015 में बच्चे वॉलीबॉल ज्यादा खेलने लगे, बास्केटबॉल कम खेलने लगे। 2016 में लमसम इक्वली हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमें एनालाइज करते हुए अपना जो एक पैराग्राफ है वो लिखना है। अब ये बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो आप देख रहे हो वही आपको एग्जैक्ट यहाँ पे लिखना है, आपको अपना दिमाग यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखोगे द बार ग्राफ शोज द प्रेफरेंस ऑफ चिल्ड्रन। पूरा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही टेपना है, ये जो पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 6 इयर्स तक, ये आपको पूरा का पूरा टेपना है। ये आपका हो जाएगा यहां तक इंट्रोडक्शन, यहां तक हो गया इंट्रो, समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, in the year 2016 both volleyball and basketball had the highest preference by the students। अब ये क्या है, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ठीक है, हर एक, ये मैं दे भी दूंगी, तुम लोग टेलीग्राम पे रीड भी कर लेना कि टॉपर ने क्या लिखा है, बट हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जब मैंने आपको एनालिटिकल पैराग्राफ सिखाया तो मैंने बताया जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो आपको पहले लिखना है। तो उसने क्या पकड़ा, 2016 में पकड़ा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऊपर है,
कि 2016 में वॉलीबॉल और बास्केटबॉल सबसे ज्यादा बच्चों ने खेला, राइट। वॉलीबॉल का परसेंटेज थोड़ा हाई था और बास्केटबॉल का कम था, बट दोनों का ऊपर ऊपर लेवल पे सेम था। 2019 में सबसे कम था, तो ये मेजर डिफरेंस है ना, सबसे ज्यादा सबसे कम, तो हमने पहले इसको पकड़ा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है लिखना है, कुछ भी आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखना, जितनी यहाँ पर चीजें दिख रही है वही लिखनी है। इसका भी एक बार पढ़ लेते हैं, देखो। In the year 2019, volleyball had the lowest preference after basketball. Basketball was equally preferred by almost 350 students in the year 14, 16 and 18. तो आपने बोला 2014 में, 14 में, 2018 में, है ना, और 2015 में क्या रहा, हमारा जो वॉलीबॉल था वो हमेशा ज्यादा रहा। देख रहे हो, वॉलीबॉल जो था वो हमेशा यहाँ पर ज्यादा रहा, यहाँ पर वॉलीबॉल हमारा कम हो गया। तो बेसिकली जितना भी आप लोग देखो उसी को आपको इन वर्ड्स अपने ट्रांसफॉर्म करना है। एक बार इसको रीड आउट कर लेना, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। या फिर अगर आपको बिल्कुल ही एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं आता तो मैंने बहुत ही धांसू क्लास रिकॉर्ड करके चैनल पे डाल रखी है, एनालिटिकल पैराग्राफ इंग्लिश बाय तान्या शर्मा करके सर्च करोगे आ जाएगा, उसको एक बार ही देख लेना, स्पीड बढ़ा के, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट पे जो कि है हमारा लिटरेचर। Are you guys ready? Can I get a yes ma'am in the comment section if we are ready and good to go? लिटरेचर पार्ट करें। लिटरेचर पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई आपको कितना आता है, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सारे बच्चे यार थोड़ी तो एनर्जी दे दो, इतने लो एनर्जी लग रहे हो, नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाओ यहीं गद्दा बिछा के। तो मैं पानी पियाती हूँ जिससे कि मेरे गले को और दिमाग को आराम मिले, और तुम लोग एक बार कमेंट में थोड़ा फायर इमोजी देके एनर्जी वाला माहौल कर दो, ठीक है। ऑल राइट, चलो जी, सो आगे बढ़ते हैं, आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। लिखा हुआ है कि आई स्टार्टेड राइट अवे, पहले हम लोग देख लेते हैं, हाँ ठीक है। आई स्टार्टेड राइट अवे Montessori Nursery School. I stayed there when I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cuperus, the head mistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. हमें पता चल गया एन फ्रैंक वाले चैप्टर से। अब आप लोग फटाफट से आंसर देना शुरू करो। द नरेटर आई रेफर्स टू, यहाँ पर आई कौन है, मिस्टर कीजिंग, एन फ्रैंक, मिसेस क्यूपरस या मिस मार्गॉट? आई कौन है यहाँ पर, जल्दी जल्दी से मुझे बताना शुरू करो फटाफट से। हाँ जी, आई कौन है, आई, यस वेरी गुड, आई है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक अपनी बात कर रही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, द फ्रेज राइट अवे इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स, तो राइट अवे का यहाँ पर क्या मतलब है? अब यहाँ पर कहीं पर तो लिखा हुआ था राइट अवे, आई स्टार्टेड राइट अवे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, तो राइट अवे का मतलब है विद डिले, द करेक्ट वे, इमीडिएटली या ओवरटेकिंग फ्रॉम राइट। अगर आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है, भाई जल्दी, आप बोल रहे हैं अरे यार राइट अवे, मैं तो अभी आया, तो इसका क्या मतलब है, तुरंत। इसका क्या मतलब है, इमीडिएटली, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, व्हाट डज द नरेटर मीन बाय सेइंग वी वर बोथ इन टीयर्स, तो यहां पर नरेटर का क्या मतलब है, वी वर बोथ इन टीयर्स, कौन कौन यहाँ पर रो रहा था? तो आप यहाँ पर क्लियरली बच्चों लिख सकते हो कि द नरेटर मीन्स दैट द नरेटर एज वेल एज द टीचर, कि खुद एन फ्रैंक और उनकी जो टीचर थी मिसेस क्यूपरस, दोनों ही रो रही थी वाइल बिडिंग फेयरवेल टू ईच अदर, जो कि आपके पैसेज में भी दे रखा है, ये रहा कि यस वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, complete the analogy by selecting a word from the text. Dawn, dusk,
यानी कि सनराइज, सनसेट। तो यहां पे क्या होगा, मौन करना है ना, मौन करना मतलब किसी के लिए दुखी होना, ठीक है, अपने ग्रीफ में होना। तो यहां पर हम लोग उसका अपोजिट वर्ड क्या बोल सकते हैं, सैड होने का अपोजिट वर्ड हम लोग क्या बोल, बेटा मॉर्निंग नहीं है, वो सुबह नहीं है, इट्स मॉर्न। तो यहां पर यस, वेरी गुड देवलेना, सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन। जो नो लग जाएगा बेटा वहां पे आपको करंट, आप कहां जा रहे हो वहां, गुड गर्ल बनते हैं। यहाँ पे लेट जाओ बच्चे, बस थोड़ी सी देर की क्लास और है, यहाँ लेट जाओ आप। आपने ये क्या कर लिया बच्चों, मुझे एक सेकंड देना, ये आपने क्या कर लिया अपने साथ, ऐसे कौन करता है बाबू। अब शैतान उठ गया, अब शैतान पढ़ाने नहीं देगा मेरे को, है ना। रुक जाओ, फंस गए हो आप। इधर आओ, इधर रुक जाओ बेटा, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। हाँ उतार दो इसको, चलो यस, गुड गर्ल, गुड गर्ल, उतार दो, गुड गर्ल, ये भी कर दो, गुड गर्ल, चलो तंग मत करो आप, गुड गर्ल, ऑल राइट। सो यहां पर जो को दिख, यार ये बहुत शैतान है, यार ये मुझसे उठाई कहाँ जाती है, जो मैं दिखाऊं, आ जाओ, जो हाई कर दो बच्चों को, जो आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बेटा। ओ भाई साहब ये देखो, ये लो मुंह में अपने कपड़े पकड़ के हाय कर रही है, हाय। हो गॉड, इससे ज्यादा नहीं उठाई जा रही बच्चों, ठीक है, चलो कहाँ रख दिया मैंने, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर सेलिब्रेशन हो गया, नेक्स्ट देखो लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड फॉर्म एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब वापस आ जाओ, जैसे यहां पर लिखा है ना, इन द सिक्स्थ फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस क्यूपरस। तो यहां पर भी आपको कुछ ऐसा ही चूज करना है जिसका मतलब सेम निकल कर आए, ठीक है, जिसका मतलब सेम निकल कर आए। सो बताओ, चार ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। राघव वॉज इन गुड फॉर्म वाइल प्लेइंग द मैच, साहिब वॉज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट फॉर्म आफ्टर द एनुअल एग्जाम, माई ब्रदर डिड नॉट नो हाउ टू फॉर्म अ सर्कल एंड सॉ द फॉर्म ऑन द हेडमास्टर्स डेस्क। तो कौन से वाले फॉर्म की, यहाँ पे क्लास की बात हो रही है, इन द सिक्स्थ क्लास बेसिकली, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वुड गो कि साहिब वाज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट फॉर्म आफ्टर द एनुअल एग्जाम। ठीक है, हाँ जी बेटा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी मेरी जान, टेलीग्राम का लिंक पहले नंबर पे डिस्क्रिप्शन में। चलिए ये आपका होमवर्क है। तो ये जो और वाले ऑप्शन है ना, एक मैं आपको पैसेज करा रही हूँ, दूसरा होमवर्क में दे रही हूँ, पहले ही बता दिया है आज, ठीक है, मेल कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ चांस जीतने का। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारे पास हमारी पोम, ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चों, हमारी पोम है। सो शुरू करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यहीं से हमें पता चल गया हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। हुज हाइड, हाइड मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे, हाइड मतलब यहाँ पर स्किन, पेपर्ड मतलब फैला होना, जिसकी स्किन पे स्पॉट्स फैले हों, लेफ्ट मतलब जंप करना, जैसे ही वो आप पे जंप करे आप समझ जाना वो लेपर्ड है। एंड ये ट्विल क्या है, इट विल, के कोई फायदा नहीं है चिल्लाने का दर्द में, वो आप पे केवल बार बार ही जंप करता रहेगा। अब यहां पे लिखा है वन कैन फाइंड आउट दैट इट इज अ लेपर्ड बाय द वे, यानी कि एक इंसान कैसे पता लगा सकता है कि ये लेपर्ड है। तो यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि वो जंप जैसे करता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए, लीप, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या वो फॉल्स है। When an animal repeatedly leaps at a person, it is a leopard. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स।
ट्रू है कि फॉल्स है? वेरी गुड सीमा सिंह, द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, कंप्लीट करने सेंटेंस, इट इज क्लियर दैट रिपीटिशन इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर लेप एंड लेप अगेन बिकॉज। तो यहां पर बेसिकली बोला है कि ये दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिशन है, तो आपके हिसाब से ये रिपीट मतलब ये रिपीटिशन क्यों है ये आपको बताना है। बोला है रिपीटिशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो यहाँ पर यूज हुआ है, पर यहाँ पर यूज क्यों हुआ है, कैसे है ये रिपीटिशन, तो आप यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हो जैसे कि इस बच्चे ने लिखा है, बिकॉज द वर्ड लेप इज यूज रिपीटेडली हियर, क्योंकि जो वर्ड है लेप वो यहाँ पर एक से ज्यादा बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, एंड हेंस ये हमारा रिपीटिशन है। रिपीटिशन क्या होता है, जब एक ही लाइन में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द रॉयल बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन, है ना, स्किन यानी कि येलो स्किन पे ब्लैक कलर की धारियां होती है टाइगर के। लेपर्ड के क्या होता है ये बताना है, लेपर्ड के क्या होता है, ऊपर ही लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, लेपर्ड के पास क्या होता है, तो आप बोल दोगे स्पॉट्स ऑन येलो स्किन, जैसे इसने भी लिखा हुआ है हमारे टॉपर ने, स्पॉट्स ऑन येलो स्किन, स्पॉट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो लास्ट, तो अगेन एनालॉजी हमें कंप्लीट करनी है, क्लॉज नेल्स, क्लॉज मतलब अगेन पंजे, नेल्स, स्किन के साथ यहां पर कौन सा वर्ड जा रहा है, मैंने ऊपर ही लिखा है हाइड, राइट, सो यहां पर द करेक्ट आंसर वुड बी हाइड। क्लियर, ये जो हमारा नेक्स्ट और करके दिया है दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, ये टाइगर इन द जू का है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में 5 क्वेश्चन है, केवल 4 का आंसर करना था, तो टॉपर ने 4 का करा है। देखते हैं टॉपर ने किस तरीके से आंसर को लिखा है। What did गौतमी do after the death of her only son? अब यहां से आप लोग समझना कि एक बच्चा किस तरीके से पेपर में आंसर लिखकर आता है, यहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है। लिखा है कि गौतमी ने अपने बेटे की डेथ के बाद क्या करा, तो आप सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे कि गौतमी वॉज अ लेडी हु हैड लॉस्ट हर ओनली सन, नंबर 1, क्योंकि दुनिया को या जो एग्जामिनर है उसे पता तो होना चाहिए ना भाई कि गौतमी कौन है, राइट। अगर आप स्ट्रेट अवे लिखना शुरू कर दोगे कि भाई ऐसे ऐसा उसने किया, तो उसे क्या पता गौतमी कौन है, राइट। तो आपको सबसे पहले बताना है कि गौतमी वॉज अ लेडी, एक औरत है जिसका इकलौता बच्चा था, हर ओनली सन, वो मर गया। People thought that she had completely lost her mind as she was weeping and asking everyone to bring her dead son back. A man met her and told her to go and visit the only man who could solve her problem, that is Gautam Buddha. That's it. इतना ही लिखना है हमें, ठीक है, इतना ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड में आया था, तो देख लो फिर ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। अवॉइड करना, कटिंग्स को अवॉइड करना, ठीक है। अब बी देखो, व्हाट आर दी रेन ड्रॉप कंपेयर टू एंड व्हाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया गया, तो यहां पर भी डायरेक्ट लिखने से अच्छा कि भाई रेन ड्रॉप को फलाना से कंपेयर किया गया, आप बता दो कौन से चैप्टर में से है। सो इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड व्हेन द रेनफॉल कमेंस, जब बारिश शुरू हुई, तब लेंचो कंपेयर्स ईच रेन ड्रॉप विद द सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स. He referred them as money because with the fall of each raindrop on the crop, he could see a successful yield with a great return of money. कि जैसे जैसे बारिश गिर रही थी उसे पता चल रहा था कि हार्वेस्ट जो है वो अच्छा होगा, फील्ड अच्छा होगा, एंड पैसे भी इस बार मुझे अच्छे आएंगे। नेक्स्ट देखो, हाउ इज द गोएन बेकर स्टिल एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द गोवा विलेज, तो बेकर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये आपको बताना है। तो आप यहां पर बोलोगे द बेकर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, व्हाई, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे, मैरिज पे, क्रिसमस पे, अदर फेस्टिवल्स में क्या होता है, बहुत सारे टाइप के ब्रेड बनते हैं, लाइक बॉल्स, बॉलिनास, केक एंड सैंडविचेस, एंड चिल्ड्रन ऑल्सो लव टू हैव देयर स्वीट ब्रेड बैंगल्स, ठीक है। तो एक बार इसे रीड कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी चलेगा किस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट देखो, How did Chubukov react when Lamov asked for the hand of his daughter in marriage? जब लमोव ने उसकी बेटी का हाथ मांगा तो चुबुकोव ने कैसे रिएक्ट किया ये आपको बताना है। सो आप बोलोगे चुबुकोव गॉट एक्सट्रीमली हैप्पी, नंबर 1, चुबुकोव बहुत खुश हो गया।
He told that he was looking for a perfect match for his daughter and told that he always wanted Lamov to marry his daughter. तो वो क्या बोलता है कि अरे मैं तो हमेशा से ही अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देख रहा था और तुम तो परफेक्ट हो, गले से लगा लेता है, उसे चुम्मियां करने लगता है, ठीक है. He kissed Lamov's head and had tears of happiness in his eyes. Clear? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर 4 का ही आंसर करना था, तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग करोगे. व्हाई डज अमांडा विश टू बी अ मरमेड. तो ये जो मैंने सर्कल करा है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन जो आप मेल में भेजोगे, ठीक है. एक बारी यस मैम स्पैम कर दो इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 9 पे. अब नंबर 9 में क्या है कि 3 क्वेश्चन है, अपने को 2 का ही आंसर करना है, ठीक है. वी हैव 3 क्वेश्चंस एंड वी नीड टू आंसर 2 ओनली. सो यहाँ पर है, Why did Hari Singh smile in the most appealing way towards the end of the story? कि स्टोरी के एंड में जो हमारा हरि सिंह है वो स्माइल क्यों करता है, ये आपको बताना है. तो अब ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, तो आपको थोड़ा सा लंबा लिखना है पिछले आंसर से. हरि सिंह आफ्टर वॉन्डरिंग इन द ओपन ग्राउंड, थिंकिंग अबाउट द टाइम्स ही हैड स्पेंट विद अनिल and regretting his decision, returned back to Anil house with the money. थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दे दिया, बैक स्टोरी बता दी कि भाई हरि सिंह पूरे ग्राउंड में भटकता रहा, सोचता रहा उस वक्त के बारे में जो उसने अनिल के साथ बिताया है, रिग्रेट करता रहा अपने डिसीजन को, फाइनली वो वापस चला गया. द मनी विच वॉज वेट वॉज पुट बैक टू द सेम प्लेस. के पैसे तो गीले हो गए थे, उसने वापस रख दिए. नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल ने नोट दिया सेम बंडल में से, and Hari Singh smiled in the most appealing way, showing that even if Anil knew Hari had stolen his money, he had forgiven him. क्यों हंसा वो? क्योंकि उसे पता चल गया कि नोट तो गीले हैं, अनिल को पता चल गया होगा मैंने चोरी करी है, बट स्टिल अनिल ने क्या करा बच्चों, अनिल ने उसको माफ कर दिया. स्टिल अनिल ने क्या करा, अनिल ने उसको माफ कर दिया, और ये बात हरि सिंह को पता चल गई, जिसकी वजह से ही स्माइल्ड इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. लिखा है, What excuses did Mrs. Pumphrey make about Mr. Heriot advice? तो अब जब मिस्टर हीरियट ने बोला था आप ट्रिगी को ज्यादा खाना मत दो, तो उस पे क्या एक्सक्यूजेस मिसेस पम्फ्रे ने बताया, ये आपको बताना है. सो सबसे पहले तो आप बोलोगे भाई देखो, व्हेन मिस्टर हीरियट सॉ द कंडीशन ऑफ ट्रिकी ही गॉट वेरी कंसर्न. जैसे ही डॉक्टर ने ट्रिकी को देखा वो बहुत कंसर्न हो गए, उन्हें पता था कि ये बीमार होगा और हॉस्पिटल आएगा, एंड उन्होंने बोला मिसेस पम्फ्रे को कि आप इसकी डाइट का ध्यान रखो, ठीक है. मिसेस पम्फ्रे केप्ट हर डॉग सो ओवर पैम्पर्ड, पर मिसेस पम्फ्रे नहीं मानी, वो अपने डॉग को बहुत जरूरत से ज्यादा प्यार करती रही और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो गई. तो उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए मिस्टर हीरियट को कि दैट शी लव्ड हर डॉग वेरी मच, कि भाई देखो मैं मेरे डॉग से बहुत प्यार करती हूँ, एंड ट्रिकी को ना बीच बीच में खाना देना पड़ता है. तो उन्होंने ये सारी एक्सक्यूजेस दी. उन्होंने ये भी बोला कि इफ शी कुड नॉट सी हर डॉग स्टार्विंग शी केप्ट ऑन फीडिंग हिम अ लॉट, कि मैं मेरे कुत्ते को भूखा नहीं देख सकती, तो वो जब भी कुछ मांगता है मैं उसे दे देती हूँ, ठीक है. उन्हें ये नहीं पता कि डॉग्स हमेशा ही भूखे रहते हैं, ये जो है इसको खाना दो, ये फिर भूखी ही रहेगी अभी, ठीक है. चलो, तो इसमें जो होमवर्क है वो है लास्ट वाला, सी वाला, कि व्हाट लेसन डिड ईब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर. ये मैंने आपको मैराथन में भी करा रखा है क्वेश्चन, है ना, कि उसे क्या समझ में आया. मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देती हूँ इस आंसर का. उसे समझ में आया कि उसे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसे खाली मॉडल बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. तो उसने उस हार को कॉम्पिटिटिव पॉजिटिव स्पिरिट में लिया, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 10. अब नंबर 10 क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेना. इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप है, हमें एक का ही जवाब देना है, एक आप लोग मुझे लिखकर दिखाओगे, ठीक है. लिखा है, मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, डू यू एग्री, डिस्कस विद द रेफरेंस टू द पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा एंड द यंग सीगल. तो बोला है कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको रिस्क लेना है, तो मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है. तो यहाँ पे जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग वाला चैप्टर है, उसकी मदद से आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि भाई देखो मोटिवेशन तो चाहिए. यंग सीगल को भी क्या था, मोटिवेशन की जरूरत थी. ओल्ड डकोटा वाले पायलट ने भी रिस्क लिया, यंग सीगल ने भी रिस्क लिया, तो उस सब चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले आप लिख दोगे भाई, मोटिवेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन टेकिंग रिस्क इन लाइफ एंड इन सक्सीडिंग. अगर आपको लाइफ में रिस्क लेना है, ओ माय गॉड मेरा बोर्ड फिर से बंद हो गया है बच्चों, 1 मिनट लगेगा इसे ओपन होने में दोबारा, सो डोंट माइंड, ये थोड़ा सा खराब चल रहा है, ये बीच बीच में हो जाता है बंद.
बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी क्लास बची है। हम बोल रहे थे कि जो मोटिवेशन है लाइफ में, जो आप इधर हो जाओ बेटा, जो मोटिवेशन है लाइफ में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने कभी कोई लाइफ में रिस्क लिया है? जब तक बोर्ड ओपन हो रहा है आप लोग मुझे ये बता सकते हो, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कोई रिस्क लिया है? कोई भी रिस्क बोल दो, मम्मी पापा से मार्क्स छुपा के मैम रिस्क लिया हमने कि मम्मी पापा हमें मारे नहीं बाद में। होता था ना बचपन में, मैंने बस एक बार ऐसा किया था, मेरे नंबर कम आए थे, मैंने घर पे छुपा लिया था, बट इवेंचुअली मैं पकड़ी गई, फिर पिटाई हुई और क्या। तुमने कभी लिया है कोई ऐसा घनघोर रिस्क? कोई बात नहीं बेटा, रिस्क नहीं लिया तो दुखी होने वाली कौन सी बात है। एक बच्चा सैड इमोजी भेज रहा है मेरे को। बेटा दुखी होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, रिस्क नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी, चलता है। ओके तो यहाँ पे अब जितना भी मैंने लिखा है वो तो चला गया होगा बच्चों, तो अब मैं आपको खाली ही पीडीएफ भेजूंगी, बट कोई बात नहीं, वीडियो तो हमारी रहेगी, तो कभी भी आपको आंसर्स देखने हो तो वीडियो में तो अवेलेबल है ही, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वीडियो की मदद ले लेना, क्योंकि ये सारा जितना भी लिखा था वो तो उड़ गया होगा बोर्ड के बंद होने की वजह से। हम लोग थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पे। यस, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में, ठीक है। मोटिवेशन pushes a person ability to strive for its goal। मोटिवेशन क्या करता है, हमें पुश करता है ना, कि जो हमारे गोल्स हैं हम उसको अचीव कर पाए। अब आप बता सकते हो कि जो ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी है उसमें पायलट जो क्या था, वो मोटिवेटेड था कि मुझे मेरी फैमिली से मिलना ही मिलना है। वो क्योंकि मोटिवेटेड था तभी उसने ये रिस्क लिया, राइट, वरना वो ये रिस्क नहीं लेता कि उसे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना ही है, उसे लंदन पहुंचना ही है, इसलिए उसने रिस्क लिया। तो ऑन हिज जर्नी उसे बहुत ज्यादा भारी स्टॉर्म का सामना करना पड़ा। आप सारे चैलेंजेस यहाँ पर बता सकते हो कि जब उसने रिस्क लिया तो उसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट फिर भी उसने रिस्क लिया एंड वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। दूसरा आप सीगल का एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई देखो डरता था उड़ने से, है ना, एंड उसे उसकी फैमिली ने अकेले छोड़ दिया था। When he saw his family eating fish on the other side, he was also attracted। जब उसने अपनी फैमिली को खाना खाते हुए देखा तो वो भी अट्रैक्ट हुआ, वो भी मोटिवेटेड हुआ कि मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी वहां तक पहुंचना है, राइट। अब आगे क्या हुआ, तो when he, जब उसकी मम्मा उसके पास आई, when he was lured by his mother to catch the fish, तो उसकी मम्मी ने क्या करा, फिश उसके मुंह के पास ले आई, और जब वो बिल्कुल उसे था कि बस मैं कुछ कर लूं, जब उसे गोल अपना इतना सामने दिख रहा था, तब उसने क्या करा, डाइव करा एंड फाइनली फ्लैप्ड हिज विंग। सो इट वाज द हंगर विच हैड मोटिवेटेड हिम। तो यहाँ पर इसके हंगर ने उसे मोटिवेट करा। पिछली स्टोरी में जो उसे अपनी फैमिली से मिलना था उस वजह से हमारा पायलट मोटिवेटेड हुआ। तो लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमें कुछ भी अचीव करने के लिए, ठीक है बच्चे, समझ में आया। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो करना क्या है, जिन भी 2 स्टोरीज का रेफरेंस दिया है उन 2 स्टोरीज के बारे में 4-4 लाइन में बताना है, और ऊपर कोई भी हमें एक जनरल लाइन लिख देनी है कि यस इट इज वेल सेड या यस इट इज ट्रू दैट मोटिवेशन इज नेसेसरी टू एक्सेल इन लाइफ, ठीक है। अब जो इसका सेकंड वाला है वो आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है। वल्ली इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल, जिसपे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, करेज है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, वल्ली के बारे में और मैडम राइड द बस जो हमारा चैप्टर है ना, उसी के अंदर वल्ली है, इसके बारे में डिस्कस करना है कि वल्ली वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल हु हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज टू रियलाइज हर एम्बिशन बाय प्लानिंग एंड ड्राइंग ऑन हर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। तो वल्ली ने किस किस तरीके से प्लानिंग करी, ठीक है, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करी, कैसे उसने अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करा, ये सारे पॉइंटर्स आप यहाँ लिखोगे। तो हमारा क्वेश्चन जितना भी टेढ़ा होकर आए बच्चों, हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भले ही ये क्वेश्चन दिखने में टेढ़ा है, बट ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें आप सारी प्लानिंग बताओगे वल्ली की कि उसने कैसे कैसे चीजों को प्लान आउट करा, दैट्स इट, ठीक है। वेरी गुड प्रेम, वेरी गुड, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू बच्चे। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें से भी हमें एक ही क्वेश्चन करना है पेपर में। लिखा है डेस्टिनी had been cruel to भोली yet she made a place for herself in a conservative society discuss। यानी कि जो डेस्टिनी है या भोली की लाइफ है वो बहुत ज्यादा क्रूएल तो रही है ना। उसको बचपन में उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा, सबने मजाक उड़ाया, फलाना ढिमकाना, सब इसमें हम अभी लिखेंगे। अब फिर भी उसने अपनी एक जगह बनाई कंजर्वेटिव सोसाइटी में,
यानी कि ये जो समाज है उसमें फिर भी भोली ने अपनी एक जगह बनाई, तो हमें ये डिस्कस करना है। दूसरा है मेटिल्डा वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड चार्म, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ, इलैबोरेट करना है। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ही नोन आंसर्स है, दोनों ही करा रखे हैं। इसमें से ए वाला मैं आपको कराऊंगी और बी वाला आपका मेटिल्डा वाला होमवर्क रहेगा। सो हम भोली वाला आंसर करेंगे, जूम कर लेना इसको प्लीज। तो आप लोग क्या लिख सकते हो कि डेस्टिनी हैड बीन क्रूएल टू भोली, शी हैड मेनी प्रॉब्लम्स। अब आप बचपन की कुछ प्रॉब्लम बताओगे। नंबर 1 प्रॉब्लम बता दी भाई, उसको पॉक मार्क्स थे पूरी बॉडी पे। नंबर 2 वो बोल नहीं पाती थी, स्पीकिंग प्रॉब्लम था, है ना। नंबर 3 फैमिली उसको निग्लेक्ट करती थी। नंबर 4 सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, फन बनाते थे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए। नंबर 5 उसके जो सिबलिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था, बट उसको अच्छे से भोली को ट्रीट नहीं किया जाता था। नंबर 5 स्कूल वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि भाई उसे स्कूल भेजा गया बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द विलेज हेड। उसके अच्छे के लिए स्कूल नहीं भेजा गया, वो तो तहसीलदार का ऑर्डर था इसीलिए भेज दिया गया। अब आगे क्या हुआ, स्कूल में भी उसको जो उसके क्लासमेट्स थे उन्होंने बुली किया, चिढ़ाया। तो सारी प्रॉब्लम लिखने के बाद आप बताओगे टीचर का रोल, कि टीचर ने क्या करा, भोली की प्रॉब्लम को समझा और उसे मोटिवेट करा। फिर आप आगे बताओगे कि बिशांबर वाली जो भी स्टोरी है लास्ट में, कि आफ्टर गेटिंग एजुकेशन शी वॉज अबाउट टू गेट मैरिड। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी जैसे ही भोली का जो घूंघट है वो उठता है, द ब्राइड ग्रूम गॉट फियर्स, उसे पॉक मार्क्स दिख गए एंड उसने डाउरी यानी कि दहेज वहां से मांग लिया। ठीक है, अब आप बोल दोगे कि भोली हु यूज्ड टू स्टैमर वाज नाउ स्पीकिंग क्लियरली, कि पहले जो भोली स्टैमर करती थी, हकलाती थी, अब वही भोली बहुत ही क्लियरली बोल रही है और उसने रिजेक्ट कर दी शादी, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी, पूरा समाज उसको देखता ही रह गया। एंड शी चेंज्ड हर डेस्टिनी बाय रिसीविंग एजुकेशन एंड मेकिंग अ प्लेस फॉर हरसेल्फ इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। क्लियर? तो एक बार इसको रीड कर लेना, सारे पॉइंट्स वही हैं जो हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स में भी पढ़े हैं। मैंने बोला था ना कि मान लो आपने 15 शॉर्ट आंसर्स याद करे, आप उन सबको मिला के अपना एक लॉन्ग आंसर लिखकर आ सकते हो पेपर पे। ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही हमारा जो सैंपल पेपर है वो खत्म होता है। सो मैंने आपको पढ़ाया भी, और जितने भी हमारे जो क्वेश्चंस जो ऑप्शंस थे, ठीक है, कि ऑप्शन है आप कर सकते हो, नहीं आपको सिर्फ एक ही करना है पेपर में, वो मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, ताकि आप लोग अपने से बैठकर भी थोड़ा दिमाग आज लगाओ। आज नहीं लगाना, कल लगाना, आपके ऊपर है, आराम से सुबह जल्दी उठ के लगा लेना। ठीक है, अब मैं आप लोगों से मिलूंगी कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं मैंने आपको शेड्यूल में बताया ही है। ठीक है, टॉप क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, एंड कल की क्लास में भी आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, कल की क्लास का गिफ्ट क्या होगा वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। सो अभी के लिए साइनिंग ऑफ। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज यार कमेंट जरूर कर दिया करो कि आपको क्लासेस कैसी लगी, सो दैट मैं भी मोटिवेट रहूं। और ऑल्सो संडे को हमारा महा मैराथन है, भूलना मत, जिसमें पूरा इंग्लिश। बहुत बार क्या होता है, मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लाइट कराती हूँ, मतलब फर्स्ट फ्लाइट में भी बहुत सारे चैप्टर्स और पोइट्रीज है, फिर मैं कभी फुटप्रिंट्स, इस बार सारा साथ में करेंगे। ठीक है, तो सारा साथ में करने वाले हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे, आपको समझ में आएगा क्लियरली, एक रिवीजन हो जाएगा ओवरऑल सारे ही चैप्टर्स का, ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। तो संडे की क्लास को सुबह 9 बजे से मिस बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, हाँ, ईमेल है मेरा englishbytaniasharma@gmail.com। आपके फोन में एक जीमेल वाली ऐप होगी, आप उसके नीचे देखोगे तो एक ऐसे पेन वाला ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे ना, क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा ऊपर 2 को ऑप्शन, तो 2 में आप मेरी डालोगे मेल जिसको आपको भेजना है। ठीक है, और फिर एक नीचे अटैच का ऑप्शन आएगा, ऐसे करके बना होगा क्लिप टाइप का, तो आप उससे जो भी आपकी फाइल होगी वो अटैच करोगे और सीधा मेरे पे सेंड कर दोगे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइज टुमारो एट द सेम टाइम 8 PM। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, पहले नंबर पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।